गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। सो आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं। चैप्टर नंबर है सेकंड, फाइनेंशियल प्लानिंग, जो कि हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का चैप्टर है। चैप्टर नंबर सेकंड मैं आपको दिखा भी देती हूँ। इससे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, नेचर एंड स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, आपको मिल भी गया होगा विद नोट्स। ठीक है, अब आज हम करने वाले हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में। ठीक है, फाइनेंशियल प्लानिंग क्या कह रही है, कैसे इसका पर्पज़ है, पूरा चैप्टर के अंदर जितनी बातें लिखी हुई है ना उन सबको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले देखो बच्चे, हर जगह जब आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ेंगे ना तो आपके पास 2 वर्ड निकल के रहेंगे। सबसे पहला वर्ड क्या है? फिनेंशियल ही सबसे पहला वर्ड है फिनेंशियल, जो हर जगह आएगा, चाहे वो हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग कर रहे हैं। ठीक है, किसी भी तरह से हम बिजनेस के अंदर काम कर रहे हैं तो वहाँ पर फाइनेंशियल वर्ड आएगा। देखो, फिनांस का मतलब होता है पैसा, क्योंकि बिजनेस जो है ना हमारा पैसे से चलते हैं। विदाउट मनी आप उसको प्रोसीड नहीं कर सकते। नॉर्मल सी बात है, अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप क्या है आगे रनअप कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मुझे मान लीजिए मुझे एक एकेडमी ओपन करनी है फॉर कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो उस एकेडमी को ओपन करने के लिए तो मुझे क्या चाहिए होगी? सबसे पहले मुझे कैपिटल चाहिए होगी ना, मेरे पास ऐसा पैसा होना चाहिए जिससे क्या मैं कि सारा सेटअप क्या है ऑर्गेनाइज कर दूं, है ना। एक एकेडमी को ओपन करने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो उसका बोर्ड होना चाहिए, है ना। दूसरी बात, उसके पास जो स्टूडेंट बैठेंगे वहाँ पर वो चेयर होनी चाहिए, टेबल होना चाहिए उनके लिए। ठीक है, तीसरी बात, स्टडी मटेरियल के लिए स्पेशल एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ता है, मतलब दैट मीन्स एक अलमीरा होनी चाहिए जहाँ पर आपको क्या है सभी तरह के स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल मिलेंगे। राइट, साथ में आपको क्या है स्टाफ रिक्रूट करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में काउंसलर रिक्रूट करना पड़ेगा। मतलब कि बहुत सारी प्रोसेस को करने के लिए, बहुत सारे स्टेप को करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होगी। अब बिना पैसे तो ना ये चेयर भी नहीं आने वाली, बिना पैसे तो ब्लैक बोर्ड भी नहीं आने वाला, और बिना पैसे स्टाफ भी नहीं रिक्रूट होने वाला, और ये जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं क्रिएट होने वाला। तो पैसा ही बिजनेस के लिए सबसे बड़ी नीड होती है। उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें एक्चुअल में करना क्या है। राइट, तो फिनेंस का मतलब होता है जो कोई भी टर्म जो कि मनी से रिलेट करती है। फिनेंस क्या होता है? मनी होती है, जो डायरेक्टली रिलेट करती है मनी, या फिर हम उसको बोल सकते हैं हम कि कोई भी चीज़ हम क्रेडिट पे लेते हैं। राइट, तो उन दोनों चीज़ों को समझेंगे हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग। दैट मीन्स हम जब बिजनेस करते हैं तो वह हमारे पास फाइनेंशियल प्लानिंग हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका मतलब ये लिखा हुआ है, क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का मतलब क्या है? सीधा किससे कनेक्ट कर रहा है? मनी के साथ कनेक्ट कर रहा है, पैसे के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, डील विद द मनी एंड क्रेडिट। या तो आप किसी के साथ मनी के में डील कर रहे हैं, दैट मीन्स आप पैसे के साथ। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने चेयर परचेज की फॉर एकेडमी के लिए। ठीक है, चेयर और टेबल परचेज की, मैंने कैश में डीलिंग की तो मनी, एंड देन क्रेडिट में डील कर रहे हैं, दैट मैंने उधार में सामान खरीदा है तो क्रेडिट डील होंगी। ठीक है, प्लानिंग का मतलब क्या होगा? प्लानिंग का मतलब होता है कि ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं ऐसा कुछ होगा जिसको हम एक्चुअल में एप्लीकेबल करते हैं, है ना। दैट मीन्स एक होता है फोरकास्टिंग। दोनों में डिफरेंस बताती हूँ क्योंकि आगे डिफरेंस आएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्ट के अंदर डिफरेंस क्या है, तो पहले थोड़ा सा इसके बीच में डिफरेंस समझ लीजिए। फोरकास्ट क्या होता है और प्लानिंग क्या होता है। ठीक है जी, अब देखो फोरकास्टिंग क्या होती है। सबसे पहली बात, ये पहला स्टेप होता है। प्लानिंग से भी पहला स्टेप होता है क्या? फोरकास्टिंग। ठीक है जी, दूसरा स्टेप होता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर वो चीज़ें करते हैं जो हमने फोरकास्ट की है। ध्यान से समझो, क्योंकि ये पहला स्टेप है, नॉर्मल सी बात है, पहले ये किया होगा तभी जाके हमने प्लानिंग की है। मीन्स अब मैंने एकेडमी ओपन करने के लिए सोचा है तो मैं पूरी तरह से सोचूंगी ये चीज़ें चाहिए मुझे, ये ऐसे। जब मुझे एक्चुअल में इस प्रोसेस को जब मैं एक्चुअल में एप्लीकेबल करूंगी इन रियल लाइफ में, रियलिटी में जब एप्लीकेबल करूंगी उसे हम बोलेंगे प्लानिंग। राइट, जो प्लानिंग एप्लीकेबल हो रही है। अभी तक बच्चों ने सब पढ़ा होगा कि प्लानिंग फ्यूचर के लिए व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, एंड ये सभी चीज़ें पढ़ी है। प्लानिंग के अंदर ये भी आती है क्योंकि हम इस एक्चुअल प्रोसेस में ये देखते हैं हम कैसे अप्लाई करेंगे, कब अप्लाई करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे, कौन अप्लाई करेगा। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखा है? प्लानिंग का मतलब एक ऐसी एक्ट है, एक ऐसी गतिविधि है और एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ अ मेकिंग और कैरी आउट अ प्लान। आपके प्लान को एक्चुअल में लाने के लिए जो आप प्रोसेस अप्लाई कर रहे हो, प्रोसेस को यूज़ कर रहे हो, उसे हम कहेंगे प्लानिंग। ठीक है जी, कि हमें क्या करना है, कब करना है, कौन कर रहा है, कैसे करना है, ये सभी चीज़ें इसके अंदर आएगी। इतना क्लियर हुआ? ठीक है जी।
अब हमारे पास आ जाता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग क्यों इम्पोर्टेंट है। चाहे कैसा भी बिजनेस हो बच्चे, कैसा भी बिजनेस हो, चाहे वो बड़ा बिजनेस हो चाहे वो छोटा बिजनेस हो, उसको हर एक पर्सन को, हर एक बिजनेसमैन को क्या चाहिए होती है, फिनांस चाहिए होती है, और फिनांस का प्रॉपर यूज भी करना होना चाहिए, राइट। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, क्योंकि ये जो है बड़े बिजनेसमैन के लिए भी हेल्पफुल रहता है और जो हमारे छोटे बिजनेसमैन के लिए भी हेल्पफुल रहता है, राइट। समझ में आया। इसलिए कहते हैं कि हर एक, चाहे वो बड़ा बिजनेस है चाहे वो छोटा बिजनेस है, सभी को पैसे को अरेंज करना और पैसे का प्रॉपर यूज करना उसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ठीक है। देखो क्या लिखा हुआ है, बिकॉज इट इज अ कंसर्न विद प्रोक्यूरमेंट एंड इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। प्रोक्यूरमेंट का मतलब क्या होता है, मैंने पिछले चैप्टर्स के अंदर मैं लगातार बताती आ रही थी कि प्रोक्यूरमेंट का मतलब होता है कहाँ से आप पैसे को रेज कर रहे हो, दैट मीन्स कहाँ से आप पैसे को उठा रहे हो आपके बिजनेस पर्पज के लिए, ठीक है। और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि कहाँ पर आप उसको यूज कर रहे हो। मान लीजिए आपने बैंक से लोन लिया है, ठीक है जी, बैंक से लोन लिया है तो ठीक है, ये तो हो गया आपका सोर्स, प्रोक्यूरमेंट कर लिया आपने, ठीक है। बट बैंक से लोन लेने के बाद उसका यूज कैसे कर रहे हो, जिस पर्पज के लिए लिया था वो ही यूज कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या फिर आप जिस मान लीजिए आपने क्या है, सेल डिपार्टमेंट के लिए आपने क्या है लोन लिया था, ठीक है जी, ले लिया। अब सेल डिपार्टमेंट के अंदर उसका प्रॉपर यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ही आती है, जो कि बड़े बिजनेस हो चाहे छोटा बिजनेस हो, दोनों का मेन ही, दोनों का यही ऑब्जेक्टिव होता है कि उसको रिसीव करना, मतलब कि सोर्स देखना कि कहाँ से ले और कहाँ यूज करे। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर आपने पैसा ज़्यादा ले लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, कम लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसा इफेक्टिव बीच का लो जिसमें ना तो कम हो ना ही ज़्यादा हो, बैलेंस बना रहे, राइट, ठीक है जी। अब हम मीनिंग के ऊपर जाते हैं, मीनिंग ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। अभी तक जो मैं पढ़ा रही हूँ कि प्रोक्यूरमेंट करना और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना ही फाइनेंशियल प्लानिंग का मीनिंग है, इसकी डेफिनेशन है। बट फिर भी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देती हूँ, डिफरेंट ऑथर ने डिफरेंट डेफिनेशन दी है इसमें, मतलब कि अलग अलग लोग कुछ कुछ कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा है किसी ने कुछ कहा है, हम सबका कंक्लूड करके देख लेते हैं। इसके दो कंसेप्ट है, एक तो नैरो कंसेप्ट है जो मतलब कि छोटे लिमिटेड एरिया की बात कर रहा है, और एक बॉर्ड कंसेप्ट है, दैट मीन्स एक बहुत बड़े एरिया की बात कर रहा है जिसके अंदर ये नैरो ऑलरेडी इंक्लूड होगा। मतलब कि बोर्ड के कंसेप्ट के अंदर क्या होगा कि जो नैरो कंसेप्ट की बातें कह रहे हैं वो उसके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट होंगी, ऑलरेडी उसके अंदर बातें होंगी। एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एक तो ये इसमें कहा कि मेरे को पैसे वसूल करने से मतलब है, ठीक है जी। अगला कहते हैं कि मुझे यूटिलाइज करने से मतलब है, ठीक है जी। बट बोर्ड कंसेप्ट कह रहा है कि मुझे दोनों से मतलब है। समझ में आया। देखो कंसेप्ट क्या कह रहा है, नैरो कंसेप्ट में दो पॉइंट ऑफ व्यू है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू वाले लोग क्या कह रहे हैं कि एस्टिमेट एंड फोरकास्ट द फाइनेंशियल रिक्रूटमेंट, हमें केवल एस्टिमेट करना है, हमें केवल फोरकास्ट करना है, मतलब कि अनुमान लगाना है कि एक्चुअल में हमें पैसों की कितनी ज़रूरत है वो देखना है, ठीक है जी। फर्स्ट क्या कह रहा है कि फॉर एस्टिमेट एंड फोरकास्ट द फाइनेंशियल रिक्रूटमेंट, फाइनेंशियल रिक्रूटमेंट के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है कि डिटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर, ये कहते हैं कि आपने ये तो देख लिया कि मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मुझे रिक्वायरमेंट है 50 लाख की, ठीक है जी। ये तो रिक्वायरमेंट की बात कर रहा है, फर्स्ट व्यू पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होगा, मतलब कि 50,000 रुपये जो है आप कहाँ से लोगे, डेट से लोगे या फिर इक्विटी से लोगे। आगे चैप्टर आएगा कैपिटल स्ट्रक्चर का, उसके अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे, बट आप फिलहाल जान लीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है डेट और इक्विटी की रेशियो को हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं, ठीक है। मतलब कि ये जो 50 लाख है, मान लीजिए 25 लाख मैं डेट से ले रही हूँ, 25 लाख मैं इक्विटी से ले रही हूँ, टोटल हो गया 50 लाख, ठीक है। ये तो कह रहा है कि सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू कि डिटरमाइन करना कैपिटल स्ट्रक्चर कितना होगा, कैसे होगा, ठीक है। बट बोर्ड कंसेप्ट ये कह रहा है कि मैं ए की भी मानूंगा, बी की भी मानूंगा, प्लस में ये भी देखूंगा कि उसका यूज कैसे करना है। ओके जी, आई होप आपको ये पॉइंट जो है क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसकी थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लिखा हुआ है। कह रहे हैं कि नैरो कंसेप्ट ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग, क्या कह रहे हैं कि देयर आर द टू व्यू, दो दृश्य हैं
क्या है फर्स्ट दृश्य, क्या है इसका? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट व्यू सम ऑथर आर ऑफ द ओपिनियन दैट फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स estimate or the forecasting the financial requirement of the business. That means business की financial requirement क्या है उसके बारे में आप जस्ट देखोगे। पहला पॉइंट ऑफ व्यू कह रहा है किसका? नैरो कंसेप्ट का। अब ये रिक्वायरमेंट का मतलब समझ में आ गई? मान लीजिए मुझे 50 लाख का एग्जाम्पल लिया था जो भी मैंने, ठीक है, उसको याद रखना, पूरा चैप्टर उसी के साथ हम कंप्लीट अप करेंगे, ठीक है। और सेकेंड पॉइंट ऑफ व्यू क्या कह रहा है कि सम ऑथर, कुछ एक ऑथर क्या कह रहे हैं, ऑफ द ओपिनियन दैट द फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स डेटरमाइन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस के कैपिटल स्ट्रक्चर को डेटरमाइन करना है। अब कैपिटल स्ट्रक्चर को जस्ट थोड़ा सा ध्यान में रखना, बाकी हम आगे वाले चैप्टर में करेंगे। डेट और इक्विटी के रेशियो को बोला जाता है कि मीन्स इस 50 लाख में से कितना हम डेट से पैसा उठाएंगे और कितना हम इक्विटी से पैसा रेज करने वाले हैं, राइट। इतना समझ में आ गया। डेट का तो मतलब पता होगा ना, डिबेंचर्स को बोला जाता है, मतलब कि जो कंपनी के लिए एज ए लोन ट्रीट किया जाते हैं, ठीक है। और इक्विटी कंपनी का खुद का पैसा होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है जो बोर्ड कंसेप्ट कह रहे हैं। बॉर्डर कंसेप्ट क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग मीन्स एस्टिमेट ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। फर्स्ट पॉइंट, हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को एस्टिमेट भी करना है और साथ ही साथ में हमें कैपिटल स्ट्रक्चर को भी डिटरमाइन करना है। ये हमारा बोर्ड कंसेप्ट है, मतलब कि एक और दोनों पॉइंटों को मिक्स करके हमारा सी पॉइंट बनता है। क्लियर? याद करने की जरूरत नहीं पड़ रही होगी। आई होप मैं आपको साथ साथ रिवीजन भी करवा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी बार रिपीट कर रही हूँ, आपको लर्न हो रहा होगा, राइट। अब इसकी डेफिनेशन के पास पहुँच जाते हैं कि जो कि वाल्कर एंड द भुवन ने दी थी। क्या कह रहे हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग pertain to the function of the finance and the including the determination of the firm objective, financial policy and financial procedure। देखो क्या कह रहा है कि फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह से ना सारे तरह का एक सभी फंक्शन परफॉर्म करना होता है इसके अंदर, क्योंकि हमें एंड से लेके लास्ट तक के बारे में सोचना होता है, राइट। क्योंकि जो प्लानिंग होती है कंटिन्यूस चलती रहती है, जैसे जैसे हमारी एक्टिविटी परफॉर्म होती है वैसे वैसे हमारी प्लानिंग भी कंटिन्यूस चलती रहती है। एग्जाम्पल के तौर पे आज कंपनी ने टारगेट रिसीव किया 50 लाख की, जो सेल करने के लिए सोचा था वो टारगेट रिसीव हो चुका है। आज क्या तारीख है? आज हमारी तारीख है 4 नवंबर 2022 को हमने ये टारगेट रिसीव कर लिया। वेल एंड गुड। देन ये सोचेगी कि अगली 4 तक हम फिर से 50 लाख से लेके 55 लाख तक, हर महीने का बोल रही हूँ मैं, टर्नओवर ही, ठीक है। फिर से हम 50 से 55 लाख का क्या करेंगे, हम टर्नओवर करेंगे, दैट मीन्स सेल करेंगे। तो 5, 4, 12, 22 को ये नया टारगेट सेट हो जाएगा। एक कंप्लीट होगा, दूसरा टारगेट सेट हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूस चलता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करें कि फंक्शन ऑफ फिनांस, पैसे का क्या फंक्शन रहने वाला है, ठीक है, उस मतलब कि किस तरह से हम पैसे का यूज करने वाले हैं। इंक्लूडिंग द डेटरमिनेशन ऑफ द फर्म ऑब्जेक्टिव, जिसके अंदर क्या इंक्लूड होंगे कि हमें डेटरमाइन करना पड़ेगा, दैट मीन्स हमें निश्चित करना पड़ेगा कि हमारी फर्म की क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, किस ऑब्जेक्टिव को लेकर हम प्लानिंग कर रहे हैं। अब देखो मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको एजुकेशन प्रोवाइड करना, जितना हो सके उतना बेस्ट देना, राइट। तभी मैं आपके लिए नोट्स बना रही हूँ। मोस्ट ऑफ क्या है, नोट्स बना के ही पढ़ाने की मेरी पूरी कोशिश रहती है, क्योंकि बच्चों के नोट्स इजी अवेलेबल है। तो पूरी गाइड को पढ़े, ये मोटी गाइड को पढ़े, है ना। अरे ये जो टू द पॉइंट नोट्स होते ये भी बुक में से है। एक तो पूरी बुक पढ़े, एक छोटी छोटी पॉइंट्स पढ़ ले, तो उनमें बेनिफिट्स होते हैं। तो मैं इस ऑब्जेक्टिव को लेकर ही वीडियो बनाती हूँ। तो वो मेरा ऑब्जेक्टिव पूरा होगा तब जब बच्चों तक ये वीडियो पहुँचेगी, है ना। तो मैं इस ऑब्जेक्टिव मतलब कि फर्म का जो ऑब्जेक्टिव होगा उसको लेकर हम प्लानिंग करेंगे। फाइनेंशियल पॉलिसी क्या चल रही है, दैट मीन्स गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या चल रही है, हम क्या पॉलिसी अडोप्ट कर रहे हैं, उसके हिसाब से प्लान करेंगे। इन केस अगर हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी कुछ ऐसी है जो हमारे जो कंपनी की पॉलिसी से बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल अलग हटके है, तो क्या हमारी कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? यस या नो? बिल्कुल भी नहीं। अगर हमने गवर्नमेंट की पॉलिसी को देख के फिर हमने अपनी कंपनी की पॉलिसी बनाई है तो हमारी कंपनी अच्छे से सर्वाइव कर पाएगी, क्योंकि वो इस तरह की पॉलिसी होगी जो कि दोनों के लिए प्रॉफिटेबिलिटी होगी, राइट। तो हमें प्लानिंग कैसे करनी है, हमारी पॉलिसी को देखकर भी करनी है और हमारे प्रोसीजर को देखकर भी करनी है। दैट मीन्स क्या क्या प्रोसेस को अप्लाई करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट अप करने के लिए।
आई होप आपको डेफिनेशन एंड मीनिंग एंड आपका जो इंट्रोडक्शन था आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे पहुंचते हैं। पॉइंट नंबर 1 कि ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। नॉर्मल सी बात है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कि आप आंख बंद करके फटाफट सोचो कि प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आई होप आपने सबने सोच लिया होगा। नॉर्मल क्या सोचा होगा कि आपके पास, अब मैं पैसे के बारे में बात कर रही हूँ, फिनेंस के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं सोचूंगी ना इतना पैसा तो होना चाहिए। जब भी कोई मेरे पास अपॉर्चुनिटी आए, मान लीजिए मेरे पास 50 लाख रुपए पड़े हैं, सबके पास पड़े हैं, सब अमीर हो गए ना 50 लाख सुनते ही, या थोड़े हैं, चलो हम 50 करोड़ कर लेते हैं। 50 करोड़ रुपए पड़े हैं आपके पास, बिजनेस है, उसकी गाड़ी का है, ठीक है, जो स्पेयर पार्ट यूज़ होते हैं ना, टूल्स यूज़ होते हैं, उनका मैंने स्टॉक करके रखा हुआ था उन 50 करोड़ रुपए का, ठीक है। अब मार्केट में एकदम से वो माल आना बंद हो जाए और मार्केट में उन जो गाड़ियों के अंदर यूज़ होने वाले जो स्पेयर पार्ट्स हैं, नॉर्मल सी बात है वो तो यूज़ होंगे चाहे मार्केट में सामान आया नहीं आए। तो मेरे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मैं उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाऊँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा है किसके अंदर, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग की थी कि इन केस अगर दोबारा से लॉकडाउन लग गया, दोबारा से महंगाई हो गई, पीछे से स्टॉक आना बंद हो गया, तो जो मेरी शॉप पर आने वाली जो गाड़ियां हैं उनके अंदर जो यूज़ होने वाले टूल हैं, अगर मैं बाहर से खरीदूंगा ना तो वो भी प्रॉफिट कमाने के चक्कर में पड़े होंगे। नॉर्मल सी बात है, हर एक कोई इंसान प्रॉफिट कमाने के चक्कर में है। तो क्या हो सोचेगा कि वो अगर कोई 150 रुपये की चीज़ है तो वो 200 में बेचने की कोशिश करेगा इन द केस ऑफ द लॉकडाउन, है ना, यही था ना, इससे फालतू में बेच रहे थे। बट अगर मेरे पास स्टॉक में वो 50 करोड़ का सामान है जो मुझे यूज़ में आना है गाड़ियों में, तो मुझे उस चीज़ की अपॉर्चुनिटी है कि मैं अपने लिए तो यूज़ करूँ ही करूँ, और जिनके पास नहीं है उनको मैं हाई प्राइस में सेल कर सकती हूँ। ये अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। तो आपके पास एडुकेट फंड होना चाहिए। एडुकेट क्या होना चाहिए, फिनांस होना चाहिए, जिससे क्या है मार्केट में आने वाली अपॉर्चुनिटीज़ होती है, मार्केट में आने वाली जो आपकी जो स्ट्रेंथ है ना, वो आपको प्रॉफिट देके जाए। सिंपल सा लॉजिक ये है। तो सबसे पहला प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रोवाइड एडुकेट फंड टू द बिजनेस। बिजनेस के अंदर फाइनेंशियल प्लानिंग हेल्प क्या करती है कि आपको पर्याप्त मात्रा में पैसे को अरेंज करने में हेल्प प्रोवाइड करती है, क्योंकि अगर ना तो पैसा ज़्यादा करने देती, ना ही पैसा कम होने देती, ठीक है। नीदर द फंड बी शॉर्ट एंड नॉट इन द एक्सेस ऑफ द फंड। अगर फंड शॉर्ट में पड़ा तो अंडर कैपिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाएगी, जो क्या चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। अगर फंड ज़्यादा हो गया हमारे पास तो ओवर कैपिटलाइजेशन की भी सिचुएशन आ सकती है। अब अंडर कैपिटलाइजेशन, ओवर कैपिटलाइजेशन होता क्या है, मैं उसको थोड़ा सा ब्रीफ में समझाती हूँ, ठीक है। जो अंडर कैपिटलाइजेशन होता है, अंडर कैपिटलाइजेशन होता है, उसका मतलब है कि आपके पास उतनी पूंजी नहीं है जितनी आपको चाहिए थी, ठीक है। आपने सोचा कि मेरा बिजनेस केवल 15 लाख से चल जाएगा, स्टार्टअप आपका 15 लाख से चल जाएगा, परंतु आपने देखा कि आपका स्टार्टअप जो है होने के लिए आपका स्टार्टअप 15 लाख में हो गया, बट आपको आगे जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना, वो आगे बहुत बहुत कैश में मिल रही है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, बट आपके पास पैसा ही नहीं है। तो आपने आपके बिजनेस को अंडर एस्टिमेट कर लिया कि इतने में ही चल जाएगा, बट नहीं, आपके पास और पैसे होना चाहिए, मतलब आपके पास पैसे की कमी है इस टाइम, ठीक है। ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ओवर कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या हो गया कि आपके पास एक्सेस में बहुत ज़्यादा है, जितने की ज़रूरत नहीं है उससे काफ़ी गुना ज़्यादा है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बिजनेस शुरू किया 15 लाख के अंदर, ठीक है, जिसमें से कि 7 लाख रुपए आपने लोगों से पैसा उधार ले रखा था और 8 लाख आपका खुद का पैसा था, ठीक है। बट आपने देखा बिजनेस के अंदर केवल 10 लाख ही रुपए लगे, बिजनेस के अंदर केवल 10 लाख रुपए लगे, है ना। तो क्या हुआ कि जो फालतू का जो बाहर से पैसा ले रखा है, ये लोग इंटरेस्ट भी तो लेंगे ना इसके ऊपर, ऐसे थोड़ी ना आपको कोई पैसा दे देगा, है ना। नॉर्मल सी बात है, बैंक भी बिना इंटरेस्ट के आपको पैसा नहीं देता, तो ये लोग भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इनको दिए जाने वाला इंटरेस्ट जो है ना, वो आइडल कहलाएगा, मतलब कि फालतू में आपने इनका खर्चा किया है, जितने की आपको ज़रूरत नहीं है। चाहिए 10 लाख थे,
कर दिए यूज़ 15 लाख, जो एक्स्ट्रा की 5 लाख की जो मनी है वो ओवर कैपिटलाइजेशन है, उसके ऊपर जो खर्चा है ना, जो इंटरेस्ट एज ए खर्चा है ना, वो आपको एक्सपेंडिचर है जो आपके लिए सही नहीं है, ये फालतू का खर्चा है, अगर मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझाऊँ। ठीक है जी। सेकंड पॉइंट क्या, अगर आपको ओवर कैपिटलाइजेशन और अंडर कैपिटलाइजेशन अगर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रहते, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल आपको समझ में भी आ जाना चाहिए था, मैंने समझाया, फिर भी नहीं आता तो हम थर्ड चैप्टर के अंदर बिल्कुल क्लियर से करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं कि रेज द फंड इन अ मैनर दैट द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज अ मिनिमम। हमें इस तरह से पैसे को रेज करना चाहिए, मतलब इस तरह से पैसे को अरेंज करना चाहिए जिससे उसकी जो कॉस्ट है ना वो क्या होना चाहिए, कम आए। वो क्या आनी चाहिए, कम आनी चाहिए, ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। अगर ज़्यादा आई तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि अगर जितनी ज़्यादा कॉस्ट पे लोगे ना उतना ज़्यादा पैसा आप लोगों को इंटरेस्ट के रूप में, डिविडेंड के रूप में आपको देना पड़ेगा, क्योंकि इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है डिबेंचर्स के ऊपर, और जो प्रेफरेंस और इक्विटी वालों को डिविडेंड देना पड़ता है। जो प्रेफरेंस को देना पड़ता है वो फिक्स देना पड़ता है। ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट क्या है इसका, जो ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ना, उसका जो कॉस्ट है, कैपिटल के ऊपर जो आने वाला जो कॉस्ट है वो कम आना चाहिए। ये भी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर आई होप ये 9th है। एक सेकंड में आपको देख के बता दें, हाँ 7th चैप्टर है ये, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, बहुत ईजी चैप्टर है। ठीक है। इसके अंदर 4 थ्योरी आती है, वो हम ईजी से कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि टू इंश्योर फ्लेक्सिबिलिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। जो कैपिटल स्ट्रक्चर है ना उसके बीच में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब समझते हैं, तरलता, मतलब कि लिक्विडिटी होता है, सॉरी, वो तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है जिस तरह से आप मोल्ड करना चाहें, चेंज करना चाहें, वो आप इजीली कर सके, टू चेंज एट एनी टाइम, राइट। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब पता है, अभी मैंने आपको बताया, क्योंकि मुझे पता था कि ये वर्ड जो है हर जगह आने वाला है। डेट और इक्विटी के बीच में जो रेशो होती है उसको बोला जाता है। ये भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल चैप्टर है आपकी ही सब्जेक्ट का, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, जो कि चैप्टर नंबर है 8। ठीक है। देखो, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है कि चेंज द सोर्स ऑफ अ फंड अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के अकॉर्डिंग आप उसको चेंज कर पाए, ऐसा आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है। मतलब कैपिटल के अंदर आप जैसे कि पूंजी जो अरेंज कर रहे हैं ना, उसके अंदर आप क्या है, चेंज कर सको आपके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, टू इंश्योर द सिंप्लिसिटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर क्या होनी चाहिए, सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सिंपल होना चाहिए, कोई ऐसे कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए जो नया एम्प्लॉई आए या फिर कोई और भी पर्सन जो इन्वेस्टर होता है उसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। टू इंश्योर द सफिशिएंट लिक्विडिटी ऑफ द फंड। जो फंड जो है ना आपके पास वो सफिशिएंट होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, लिक्विडिटी फॉर्म में होना चाहिए। लिक्विडिटी का मतलब समझते हैं कि आप उसको इजी टू कन्वर्ट कर सके, किसके अंदर, कैश के अंदर। ठीक है। तो इस तरह से आपके पास इस तरह से फंड होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी के बारे में पता होगा कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर पढ़ते हैं, ऐसी सिक्योरिटी जिसको हम किसी भी टाइम, किसी भी समय आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो और उससे पैसा क्या है, कैश में कर सकते हो। ठीक है। तो ये इसके कुछ एक ऑब्जेक्टिव थे, किसके, फाइनेंशियल प्लानिंग के। हमें इस तरह से प्लानिंग करेंगे तो हमें ये ऑब्जेक्टिव, ये फायदे मिलेंगे। ठीक है। वैसे फाइनेंशियल प्लानिंग जो है काफ़ी तरह की होती है, टाइप बता रखे हैं, टाइप ऑफ अ फाइनेंशियल प्लानिंग। ये हम छोटी क्लासों से जब से पढ़ते आ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब शॉर्ट टर्म बोल रही हूँ मैं, शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, थोड़े समय के लिए, जो कि 1 साल के अंदर तक की होती है। मीडियम टर्म का मतलब होता है जो कि 1 साल से ऊपर तक होती है, बट अप टू कितने साल तक होती है, 5 या फिर 7 साल तक। ठीक है। मतलब कि ये विद इन 1 ईयर, ये केवल 1 साल तक की होती है, अप टू 1 ईयर। ठीक है। ये 1 ईयर से लेके 5 to 7 ईयर। ठीक है। और ये अबोव 7 ईयर, लॉन्ग ईयर है ना, ये अबोव 7 ईयर। देखो पढ़ते हैं क्या करते हैं कि नॉर्मली प्रिपेयर फॉर अ पीरियड ऑफ द 1 ईयर। नॉर्मली इस चीज़ की प्लानिंग टाइप जो है कैसी होती है, 1 ईयर की होती है। ये अप टू 5 to 7 ईयर तक की होती है, और ये अबोव मोर देन 5 to 7 ईयर की होती है। ठीक है जी। ये कहते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ द मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लान। ये कहते हैं कि जो शॉर्ट टर्म होती है ना, ये इन दोनों का पार्ट होती है। हाउ रिलेटेड टू द प्लानिंग ऑफ द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ठीक है। मेंटेन सफिशिएंट लिक्विडिटी इन द बिजनेस। मोस्टली
केस में ये होता है, जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं वो लिक्विडिटी केस में होती है। दैट मीन्स आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं कैश के अंदर। अभी हमने बताया ना सफिशिएंट लिक्विडिटी का मतलब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मीडियम टर्म का मतलब क्या होता है? मीडियम टर्म का मतलब होता है जो पहली बात तो 5 से लेकर 7 साल तक की होती है और 1 साल से शुरू होती है। इन इतने सालों की प्लानिंग करते हैं, ठीक है। ये ऐसे पूरा ईयर है, 1 साल तक की करें तो ये इसके अंदर आ जाएगा, 1 से लेकर 5 साल तक की करें तो इसके अंदर आ जाएगा, इससे ज़्यादा की करेंगे तो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए होती है? रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस होती हैं। जैसे कि हमारी जो फिक्स एसेट्स होती है उनको मेंटेन करने के लिए मीडियम टर्म की फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, ठीक है। और लॉन्ग टर्म क्या होती है? जो हमारी फिक्स एसेट से बिलोंग करती है, जो कि 5 से 7 साल से ऊपर होती है। इट्स अ पर्पस टू अटेन टू ऑफ अ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होती है? जैसे कि इसके अंदर काफ़ी तरह के प्रोग्राम इंक्लूड होते हैं, मतलब कि कैपिटलाइजेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर, रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, मेंटेनेंस ऑफ एसेट्स, ठीक है जी। मतलब कि इन सभी को, ये सभी चीज़ें हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग वो भी लॉन्ग टर्म के अंदर आती है। अब मैं इन चैप्टर्स को जब करवाऊंगी तब आपको इनका मतलब क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना कि 3 तरह की प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए, मीडियम टर्म 1 से लेकर 5 साल के लिए, या फिर 7 साल के लिए, लॉन्ग टर्म 7 साल से ज़्यादा के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं, जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोलते जा रहे हैं, एक्चुअली में ये स्टार्ट कैसे होती है, कैसे करते हैं, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये स्टार्ट, इसका प्रोसीजर, इसके स्टेप, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि डिटरमाइनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव। एक्चुअल में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव क्या है। आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपका बिजनेस कैसा होगा, ठीक है, उसके बारे में बात की जा रही है। अब देखो, कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकता है और शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर आप अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते हो। एक तो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना, है ना, आपने पढ़ा भी होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना। एक होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना। प्रॉफिट का मतलब होता है कि जस्ट प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है कि आप प्रॉफिट के साथ साथ आप वेलफेयर की भी, आप आगे ग्रोथ की भी बात करते हैं। केवल प्रॉफिट नहीं देखते हैं, आप कंपनी की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं, कैसे कंपनी आगे ग्रोथ कर पाएगी, है ना। क्या कह रहा है कि अचीवमेंट ऑफ द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एट अ मिनिमम कॉस्ट एंड द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द शेयर होल्डर वेल्थ। समझ में आ गया? ये कह रहे हैं कि मिनिमम कॉस्ट में तो आप प्रोडक्शन करना शुरू कर दें। क्या कर दें? मिनिमम कॉस्ट में तो आप प्रोडक्शन करें, जिससे नॉर्मल सी बात है, अगर कॉस्ट आपकी कम आई तो आपका प्राइस कम होगा, है ना। प्राइस कम होगा तो लोग ज़्यादा खरीदेंगे, तो सेल क्या होगी? ज़्यादा होगी। सेल ज़्यादा होगी तो नॉर्मल सी बात है, अकॉर्डिंग टू सेल, अकॉर्डिंग टू यूनिट, आपका प्रॉफिट भी क्या होगा? फिर ज़्यादा होगा। तो डायरेक्टली डिपेंड करता है कि आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है। एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है 150 रुपये पर प्राइस, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आ रही है 120 रुपये पर प्राइस। दोनों का कंसेप्ट, दोनों की जो चीज़ें हैं सेम है, बट प्रोड्यूस कर रही है डिफरेंट कंपनी। तो इसके पास एबिलिटी है इसकी कॉस्ट कम लाने के लिए, इसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है इसके कंपैरिजन में कि वो इतनी कॉस्ट ला सके। अब देखो, मार्केट में सामान बिक रहा है 160 रुपये का, ठीक है। इससे ऊपर वो बेचेगा तो ये मार्केट से आउट हो जाएगा, इससे ऊपर बेचेगा तो ये मार्केट से आउट हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, 160 तो लैंड प्राइस हो गया। तो कस्टमर ने देखा कि 160 रुपये मिल रहा है तो किसी से भी खरीद लेंगे। इन केस ये प्राइस हो जाए 150, फ़र्क किसको पड़ेगा? इसको पड़ेगा ना। ये कहेगा तो मेरी लागत ही 150 है, मैं बेचूँ कैसे भाई 150? इसको तो प्रॉफिट है अभी भी 30 रुपये का। चलो इन केस ये 140 का कर दें, लॉस किसको हुआ? फ़र्क किसको पड़ेगा? इसको पड़ेगा। फ़ायदा तो अभी भी इसका 20 रुपये का है ना। तो इसलिए कॉस्ट बहुत इफ़ेक्ट करती है, क्योंकि सेल प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, आप कॉस्ट के अंदर भी पढ़ेंगे क्या है, कॉस्ट प्लस के प्रॉफिट होता है आपका सेल प्राइस, राइट। कॉस्ट आपकी क्या है? 150 है, इस कंपनी की बात कर रही हूँ, कंपनी नंबर ए की। और प्राइस यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट।
और प्रॉफिट इसके अंदर जोड़ लिया इन्होंने 10 रुपये, तो सेलिंग प्राइस बन गई 160 रुपये। अब मैं कहूँ कि सेलिंग प्राइस बनेगा मेरा 150, तो इसका तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, ज़ीरो होगा ना। अगर मैं 140 कर दूँ तो इसका तो लॉस हो गया ना, माइनस के 10 रुपये चलेंगे, समझ रही है ना। प्रॉफिट तो होगा नहीं, लॉस ऐड करना पड़ेगा आपको। तो इसी तरह से लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आपकी जो कॉस्ट होती है वो कम से कम आए, और शेयर होल्डर को अगर आप ज़्यादा खुश रखना हो, उसकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको शेयर होल्डर के लिए कि नॉर्मल सी बात है, प्रॉफिट होगा तो शेयर होल्डर को भी क्या करोगे आप, अच्छे से डिविडेंड दोगे, सैलरी दोगे, बोनस दोगे, है ना। तो शेयर होल्डर भी क्या होगा, खुश होगा। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव तो ये रहा। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो मेंटेनिंग द लिक्विडिटी ऑफ द फंड, मेंटेनिंग मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म, मतलब कि आप अपने मार्केट के अंदर अपने आप को खड़ा रखना चाहते हैं, मतलब स्टैंड करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, आपकी कंसिस्टेंसी बनाए रखना चाहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव के अंदर तो ये आ जाएगा कि आपके पास जो क्या है, फंड लिक्विडिटी में होना चाहिए, जब भी आपको पैसे की जरूरत पड़े आप उसको कैश में कन्वर्ट कर सको, ठीक है। मेंटेनिंग मार्केट स्टैंडिंग ऑफ द फर्म, मतलब कि फर्म आपकी मार्केट के अंदर कंटिन्यूस चलती रहे, उसी कंसिस्टेंसी के साथ चलती रहे, ठीक है। अगर आप ये जो इफ़ द ऑब्जेक्टिव शुड बी क्लियर डिफाइन, अगर आपका ऑब्जेक्टिव क्लियरली डिफाइन है, मतलब आपको करना क्या है, आपको जस्ट ओनली मेंटेन करके रखना है, मतलब कि कंसिस्टेंसी में लेके रखना है, या फिर आपको प्रॉफिट कमाना है प्लस में जो शेयर होल्डर की वेल्थ है उसको भी मेंटेन करके रखना है, तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये सीधा डायरेक्टली डिपेंड करता है आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर, फिनेंशियल जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके ऊपर, और उसके प्रोसीडर के ऊपर, ठीक है जी, समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है फॉर्मुलेशन ऑफ द फिनेंशियल पॉलिसी। अब ऑब्जेक्टिव समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे पॉलिसी और प्रोसीडर के बारे में, मतलब कि कंपनी के अंदर एक्चुअल में पॉलिसी क्या चल रही है और गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है, क्या दोनों मैच कर रही है, नहीं कर रही। अगर मैच नहीं कर रही तो नॉर्मल सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, डिस्प्यूट्स होंगे और आपकी कंपनी आउट भी हो सकती है मार्केट से। अगर दोनों कंपनी क्या है, दोनों गवर्नमेंट होगी या फिर कंपनी होगी, ठीक है, दोनों की जो पॉलिसी है सेम मैच कर रही है, तो कंपनी क्या है, कंसिस्टेंसी ग्रो करती रहेगी गवर्नमेंट की पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं, फाइनेंशियल पॉलिसी एक्ट एज अ गाइडलाइन फॉर द प्रोक्यूरमेंट, एलोकेशन एंड द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो फाइनेंशियल पॉलिसी होती है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भैया कंपनी के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग पॉलिसी जो है आपको एक तरह से गाइडलाइंस देती है। गाइडलाइंस बोले तो रास्ता दिखाती है कि आपको कहाँ से पैसा प्रोक्यूर करना है, आपको कहाँ बांटना है, एलोकेट करना है, आवंटित करना है, और उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे होगा। क्योंकि ये सारा जो काम है ना, फाइनेंशियल पॉलिसीज होती है, ये जो फॉर्मुलेट करते हैं टॉप लेवल के मैनेजमेंट, उन्हें सभी तरह की नॉलेज होती है रिगार्डिंग पॉलिसीज की। तो फाइनेंशियल पॉलिसी कौन बनाता है, फ्रेम करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, ठीक है, विद द एडवाइस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। जो फाइनेंशियल के जो मैनेजर्स होते हैं, पैसों से संबंधित वाले जितने भी मैनेजर होते हैं, उनकी सबकी एडवाइस ले लेते हैं, फिर हम वो पॉलिसी बनाते हैं, फिर वो अपने बिजनेस के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो फाइनेंशियल पॉलिसी होगी किस चीज़ों से रिलेटेड होती है, मतलब कि आप फिनांस मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं तो फाइनेंशियल पॉलिसी किस से रिलेटेड होगी। नॉर्मल सी बात है, आपके एसेट से रिलेटेड होगी, आपकी कैपिटलाइजेशन की प्रोसेस से बिलोंग करती होगी, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर से बिलोंग करेगी, आपकी ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, मतलब कि आप ट्रेड कर रहे हैं इक्विटी के साथ से बिलोंग कर रही होगी, वर्किंग कैपिटल से बिलोंग कर रही होगी, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग कर रही होगी। ये जो सारे चैप्टर, जितने नाम बोले ना, ये आपके सारे चैप्टर हैं, उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ द प्रोसीडर। अब आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है, या सेकंड पॉइंट आ जाता है हमारे पास, आपने पॉलिसी देख ली, फॉर्मेशन कर ली पॉलिसी की। अब आ जाता है फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोसीडर। प्रोसीडर का मतलब क्या होता है, प्रोसेस, स्टेप, 1 बाय 1, ऐसे जैसे हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं ना, ऐसे ये स्टेप होते हैं, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। तो प्रोसीडर फॉर्मुलेट किया जाता है, प्रोसेस, स्टेप ऑफ परफॉर्मिंग एनी एक्टिविटी। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए उठाए जाने वाले कदम को हम प्रोसीडर कहते हैं, ठीक है। प्रोसीडर्स आर द एसेंशियल टू इंश्योर दैट द कंसिस्टेंसी ऑफ द एक्शन। दैट मीन्स अगर
आपने प्रोसीड, आपने स्टेप ही नहीं उठाया, आपने पहला कदम ही नहीं रखा, पहली सीढ़ी नहीं चढ़ी, तो आप जो फाइनल सीढ़ी होगी क्या आप उसके ऊपर पहुंच सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि जो आपने देखा भी होगा, जो सक्सेस होती है ना वो कभी भी लीनियर नहीं होती। लीनियर दैट मीन्स ऐसे सीधी लाइन की तरह नहीं होती, वो ऐसे सीढ़ियों की तरह होती है। वो इस पैड़ी पे चढ़ेंगे, इस पैड़ी पे चढ़ेंगे, इस पैड़ी पे चढ़ेंगे, इस तरह से आगे प्रोसीड करती है। इस तरह से जो प्रोसीडर होता है, जो स्टेप होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट द स्टैंडर्ड ऑफ द परफॉर्मेंस, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने स्टैंडर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, इस्टेब्लिशमेंट करना पड़ेगा, मतलब उनको स्थापित करना पड़ेगा। एंड कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड टू असरटेन द डेविएशन। ठीक है। दैट मीन डेविएशन का मतलब, देखो आपने सेटअप किया स्टैंडर्ड कि मैंने 50 लाख क्या करनी है, सेल करनी है, 50 लाख सेल करनी, ये आपका स्टैंडर्ड है। मीन्स कि जो आपने सोचा था कि मैं ऐसा कुछ करने वाला हूँ। ठीक है। बट एक्चुअल में आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में आपकी क्या एक्टिविटी रही? प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखा कि मैंने 40 लाख रुपए की सेल की है। ठीक है। तो अब ये देखो कि आपके जो आपने सोचा था और जो आपने एक्चुअल में किया, क्या दोनों सेम है? नहीं ना, ये ज़्यादा है, ये कम है। तो दैट मीन्स आपके पास इतनी एफिशिएंसी नहीं थी, जिसके कारण आपने अपना टारगेट नहीं अचीव किया। या फिर हम ये कह सकते हैं कि आपने टारगेट कुछ ज़्यादा ही बड़ा रख लिया। 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो आपके पास एफिशिएंसी नहीं है, या फिर टारगेट आपकी आउट ऑफ बाउंड्री था। राइट। तो एक्चुअल स्टैंडर्ड को, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस थी और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, उनको कंपैरिजन करना, और फिर आपको डेविएशंस होगा, मीन्स गैप जो बीच में नजर आया, आपका गैप कितना है अब इसके अंदर, 10 लाख का। इस 10 लाख को देखना कि कारण का क्या है, कॉज को ढूंढना कि एक्चुअल में ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है प्रोविजन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। आपकी कंपनी के अंदर प्रोविजंस इस तरह से होना चाहिए कि आप उसको फ्लेक्सिबल, आप उसको चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। अब देखो इतने कठोर प्रोसीजर बना दो कि ऐसा नहीं हुआ तो बाहर, ऐसा नहीं हुआ तो बाहर, तो क्या कंपनी चल पाएगी? नहीं ना। क्योंकि जो आपका जो फ्यूचर होता है बिल्कुल अनसर्टेन होता है। आपको भी नहीं पता कल क्या होने वाला है, मुझे भी नहीं पता अगले 10 मिनट में क्या होने वाला है ना। तो किसी को कुछ नहीं पता होता क्या होने वाला है। तो फ्यूचर अनसर्टेन है, उस अनसर्टेनिटी को कम करने के लिए हम जस्ट फोरकास्टिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं। हम उसको बिल्कुल भी एलिमिनेट कर नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना कि बिल्कुल हटा, इसको लॉस ही कम हो जाएगा, लॉस जीरो हो जाएगा। लॉस जीरो नहीं होता, लॉस कम होता है। हमेशा देखना, कोई भी ट्यूटोरियल होगा, कोई भी टीचर होगा, या फिर कोई भी आपको एडवाइस देने वाला होगा, काउंसलर होगा, वो कभी भी ये नहीं कहेगा कि ये खत्म होगा, नहीं, वो कम होने की बात करते हैं। कभी फोकस करके बात ध्यान से सुनना। ठीक है। द ऑब्जेक्टिव पॉलिसी, ऑब्जेक्टिव हुआ, पॉलिसी हुई, प्रोसीजर हुआ, सबको अप्लाई कर दिया। ठीक है। फाइनेंशियल जो बिजनेस के प्लान थे, फाइनेंशियल प्लानिंग कंटिन्यूस चलती रहेगी, कंटिन्यूस प्रोसेस है। एंड प्रॉपर फ्लेक्सिबल इन अ फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव पॉलिसी एंड प्रोसीजर। अगर ये इनके बीच में अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हुई आपके प्रोसीजर के अंदर, आपकी पॉलिसी के अंदर, तो कंपनी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी, मुझे ये पता है। तो फ्लेक्सिबिलिटी आपके शेड्यूल के अंदर भी होती है। जैसे कि मैंने शेड्यूल बनाया था कि 1 अक्टूबर से मैं डेली क्लासेस डालूंगी, बट शेड्यूल इतना बिजी होने के कारण क्या हुआ, वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है यूट्यूब पर मेरा टाइम ही नहीं गया। अब नवंबर में आकर कहीं मुझे दोबारा से फिर से टाइम मिला है ना। तो मैंने 10 अक्टूबर तक तो मैंने क्लासेस लगाई, मतलब क्लासेस बनाई, बट उसके बाद मेरे पास टाइम नहीं था। तो मैंने फ्लेक्सिबिलिटी ली, मैंने किसी जो चीज़ मेरे लिए उस टाइम इंपॉर्टेंट थी मैंने उसको फोकस किया, देन अब मैंने यूट्यूब को ध्यान दिया। राइट। अब यही ऐसे होती है कि आपकी लाइफ के अंदर भी ऐसा ही फ्लेक्सिबिलिटी होती है। अब जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो उसके अंदर ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जो हमें इफेक्ट करते हैं, मीन्स कि ऐसे कौन कौन से जो पॉइंट है जो आपको उनको बनाते टाइम, मतलब फाइनेंशियल जब प्लानिंग कर रहे हैं तो उनको बनाते टाइम आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ेगा, किन किन पॉइंट्स को आप बहुत ध्यान, वैसे आंखें खोल कर देखोगे। जैसे हम एग्जाम के टाइम पर कहते हैं, एग्जाम देते टाइम क्या करते हैं कि क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ते हैं कि कभी ये ना कभी दूसरा आंसर हो इसका, यही होता है ना। तो ऐसे कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं, उन फैक्टर्स इफेक्टिंग के ऊपर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला नेचर ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस का जो नेचर है बहुत इफेक्ट करता है आपकी प्लानिंग को।
कैसे? अब देखो भाई, एक है, एक ना जैसे कि ये दुकान है, ठीक है, ये दुकान है करियाने की दुकान, ठीक है जी। करियाने की दुकान के अंदर क्या चीज़ें ज़रूरत होती हैं? नॉर्मल सी बात है, बना बनाया सामान होगा, है ना, बना बनाया सामान होगा। इसके अंदर दाल होगी, सभी तरह की सब्जी जो दालें होती हैं, सरफ होगा, और जो आगे जो छोटी मोटे जो बच्चों के टॉफ़ीज़ होती हैं ना, ये चीज़ें होंगी, ठीक है। बट इसको क्या है, बना बनाया सामान चाहिए, है ना। तो इसको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी या कम होगी? पहले भी इसको तो अभी मैं ये क्वेश्चन बाद में पूछूंगी, तो एक और पॉइंट बोल देती है। दूसरा नंबर पे आता है हमारे पास जो इन पल्सेस को मैन्युफैक्चर करते हैं, उगाते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो पर्सन है। और जो उनको आगे तक का जो सफ़र होता है ना, यहाँ पर शॉप तक का, ये 2 पॉइंट है। ये शॉप है, ये दुकान है, करियाने की दुकान है। ये जो फार्मर से लेकर जो पैकिंग तक की बात की जा रही है, उसकी बात की जा रही है। ये दैट मीन्स ये मैन्युफैक्चर पॉइंट आ गया, और ये ऑलरेडी एग्जिस्टेंस बिजनेस आ जाएगा, ठीक है। अब ये मुझे ये बताओ कि किसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत है, मैन्युफैक्चर वालों को, शॉप वालों को? आपका दिमाग क्या कह रहा है? वीडियो को पॉज करके जल्दी से सोचिए कि आपका दिमाग क्या कह रहा है कि एक्चुअल में किसको पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होनी चाहिए। मेरे को लग रहा है सभी ऐसे सोचेंगे, शॉप वाले की जरूरत होगी। क्या किसी ने ऐसे भी बोला है? जिसने मैन्युफैक्चर वालों को बोला है, बहुत सही आंसर है, मैन्युफैक्चर वालों को ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। कारण मैं बताती हूँ। क्योंकि अब देखो, उसको जो रॉ मटेरियल, उसको जो सीड होगी, पल्सेस की जो सीड होती है, उसको परचेज करना पड़ेगा। उसको परचेज करने के बाद होगी सीडिंग करनी पड़ेगी, उसकी बुगाई करनी पड़ेगी, उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बारिश ज़्यादा हो रही है, कैसे हो रही है, वो सभी चीज़ों की इक्विपमेंट्स उसको रखने पड़ेंगे, उसको मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। जब पूरी तरह से फसल तैयार हो जाएगी, कटाई के लिए इंसान बुलाने पड़ेंगे, इंसान काटेंगे। जैसे गेहूं को काटते हैं ना, चावल की जीरे की फसल होती है, उनको काटते हैं ना, तो उनकी कटाई के लिए लेबर बुलाई जाती है। तो उसको काटने के बाद भी फिर उसको स्टोरेज में रखा जाता है, फिर कहीं जाके पैकिंग होने के बाद शॉपकीपर के पास जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा पैसा किसको चाहिए? मैन्युफैक्चर को चाहिए। तो बिजनेस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप फिनेंशियल प्लानिंग कैसे कर रहे हैं। अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, तो आपको ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? लॉन्ग टर्म फंड चाहिए, क्योंकि आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक की प्रोसेस को एप्लीकेबल करते हैं। या तो आप सामान खुद भी बेच सकते हैं, या फिर किसी और के कह देते हैं, जैसे कि शॉपकीपर हो गया, ठीक है। अगर आपका ट्रेडिंग बिजनेस है, ट्रेडिंग बिजनेस को कम कैपिटल की जरूरत रिक्वायर्ड होती है। क्यों? क्योंकि उससे बना बनाया सामान मिल रहा है। मैन्युफैक्चर के कंपैरिजन में उसे कम कैपिटल की जरूरत पड़ती है। तो जो बिजनेस का नेचर है, वो भी बहुत इफेक्ट करता है कैपिटल को फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए। दूसरी बात, ड्यू टू द सीजनल फ्लक्चुएशंस या फिर एसेट स्ट्रक्चर, फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के हिसाब से भी हम क्या कर सकते हैं, फिनेंशियल प्लानिंग, जैसे जो फंड की जो रिक्वायरमेंट है, उसको जज कर सकते हैं इन तीनों पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिग्री ऑफ रिस्क, कि किस बिजनेस के अंदर ज़्यादा रिस्क है, किस बिजनेस के अंदर कम रिस्क है ना। अब देखो, मैं ये कहूँ कि जिस बिजनेस के अंदर ज़्यादा रिस्क है, तो उस बिजनेस को ज़्यादा कैपिटल चाहिए या नहीं चाहिए, है ना। समझ में आ रहा है? मतलब कि मान लीजिए मैंने किसी को सामान बेचा, मैंने मान लीजिए एक बुक को सेल किया, और उसके पैसे अभी तक मेरे पास आए नहीं है, ठीक है। मेरे पास आए नहीं, मैंने क्रेडिट पे सामान बेच दिया, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट बार भी मैंने क्या कर दिया, बुक क्रेडिट पे बेच दी। मुझे ऐसे ही कस्टमर मिलते हैं भाई, तो मुझे क्या होगा, पैसे कितने चाहिए होंगे, क्या मुझे कैसे पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग किसके अंदर कर रही हूँ, क्रेडिट के अंदर कर रही हूँ, है ना। क्या पता कब आए। अगर मैं विद इन अ कैश के अंदर आपको सेल कर रही हूँ सामान, किसी को भी सेल कर रही हूँ, कैश के अंदर डिलीवरी कर रही हूँ, तो क्या होगा, मेरे पास कम पैसे की जरूरत हो रही, कम पैसे की हमें अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें डे टू बाय डे हमें पैसा हमारे पास ऑलरेडी इकट्ठा हो रहा है। बट क्रेडिट के केस के अंदर हमें ये नहीं पता होता कि हमें पैसा कब रिसीव होगा, ठीक है। रिस्क का मतलब क्या है कि क्या पता ना भी हो भाई। क्रेडिट वाले कई बार ये कहते हैं कि मैडम हमारे पास पैसे नहीं है, आप हमें ऐसे ही, उनको वैसे भी देनी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं भाई, पढ़ना है पढ़ लो। बट इन बिजनेस के अंदर
ऐसे क्रेडिटर नहीं, ऐसे आपको डेटर नहीं मिलेंगे मेरे जैसे। जैसे मैं बुक नॉर्मली दे देती हूँ, जिसको रीड आउट करके वापस ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये कहते हैं कि रिस्क का मतलब क्या आता है कि कंपनी इज नॉट एबल टू मीट द रिक्वायर्ड पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट एंड द रिपेमेंट ऑफ द लोन। जब कंपनी एबिलिटी नहीं है कंपनी के अंदर कि वो अपने इंटरेस्ट, वो अपने लोन की पेमेंट कर पाए, नॉर्मल सी बात है, उसके पास सफिशिएंट अमाउंट में पैसा ही नहीं होगा, है ना। अगर सेल यहाँ कि अगर आपकी सेल क्या है, कंटिन्यूस होती रही, कंटिन्यूस आप सेल कर रहे हो, तो आप नॉर्मल सी बात, आपके पास पैसे भी होंगे और आपके पास आपका जो इंटरेस्ट है, अगर आपने लोन भी लिया हो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है आप रेगुलर पेमेंट कर सकते हो। अगर आपकी सेल स्टेबल नहीं है, मतलब कि कभी कभार होती है आपकी सेल, तो आप क्या करोगे, बाहर से पैसा नहीं उठाओगे। तो बिजनेस रिस्क का मतलब होता है अगर आपकी सेल हो रही है तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाओगे। दैट मीन्स आप बाहर से पैसा रेज कर पाओगे, डेट से पैसा ले पाओगे। डेट से पैसे लेने का मतलब है कि आप आउटसाइडर से पैसा ले रहे हो, जिसके ऊपर आपको साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, ठीक है जी। अगर आपके सेल जो स्टेबल नहीं है, मतलब कभी कभार होती है, तो आप अपने खुद का पैसा यूज करोगे, बाहर वाले से नहीं लोगे। स्टैंडिंग ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है? स्टैंडिंग ऑफ कंसर्न का मतलब है कि आपका बिजनेस, कंसर्न होता है बिजनेस, क्या कह रहा है कि क्रेडिट स्टैंडिंग ऑफ अ कंसर्न इज डिटरमाइंड बाय ए नंबर ऑफ अ फैक्टर, एज ऑफ अ फर्म, पास्ट परफॉर्मेंस, साइज, मार्केट साइज एंड रेपुटेशन ऑफ द मैनेजमेंट। इफ द गुडविल ऑफ द फर्म अच्छी है, लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज ऑन द लोन एंड वाइस वर्सा। पता क्या कह रहा है ये पॉइंट, कि अगर आपके बिजनेस की जो रेपुटेशन है बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, ठीक है, अगर आप मार्केट में जा रहे हो ना, आपको फटाफट लोन देने के लिए लोग तैयार हैं, आपसे कोई ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करवा रहे। कारण क्या है कि आपकी गुडविल अच्छी है, आपकी रेपुटेशन अच्छी है, आपका जो पास्ट परफॉर्मेंस थी ना मार्केट के अंदर, मान लीजिए आपने पहले भी लोन लिया होता, 10-15 बार लोन ले रखा है, आपने टाइम से पहले उनकी पेमेंट कर दी, तो कौन बैंक नाटेगा भाई तुम्हें लोन देने के लिए? नहीं ना। तो पास्ट परफॉर्मेंस भी ये डिटरमाइन करती है कि आपको क्या है, लोन दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये कह रहे हैं कि अगर फर्म की जो गुडविल है ना बहुत बढ़िया है, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आपको नजर आ रहा होगा, ये कहते हैं कि अगर ऐसा है तो आपको एक तो रेट जो होगी ना लोन की वो कम होगी। तो आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करवाने के साथ साथ हम क्या करने वाले हैं, आपको इन जो क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करवाएंगे। अभी आप 5th सेमेस्टर के अंदर है, तो मैं आपको बता देती हूँ, जो मेरे पास है 2021 के और 2022 के जो रिसेंट एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर है, हर सब्जेक्ट के हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग हुआ, जैसे कि दोनों ईयर के, फिनेंशियल मैनेजमेंट हुआ जो भी हम कर रहे हैं, आपको हर स्ट्रीम के क्वेश्चन पेपर मिलने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन पेपर है आपको हमारे चैनल क्वेश्चन पेपर पर मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर पे मिलेंगे, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी और साथ में साथ आपको कमेंट बॉक्स के अंदर में दूंगी, क्योंकि आप सभी के पास ये डाउट होता है कि मैम क्वेश्चन पेपर भी अपलोड कर दीजिए, मैम ये भी कर दीजिए। तो स्पेशल आप लोगों के लिए हमने क्या है, क्वेश्चन पेपर का एक स्पेशल चैनल बनाया है, जहां पर आपको सभी तरह के क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होंगे, बीकॉम स्ट्रीम के भी, एमकॉम स्ट्रीम के भी, और साथ ही साथ आपके अदर स्ट्रीम के भी, ठीक है। क्योंकि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि बच्चों की हेल्प करना, मोटिव यही है हमारा। सो प्लीज़ जाके उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जैसे आपने कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट को सपोर्ट दिया है, इतना भरपूर मात्रा में प्यार दिया है, इसी तरह से इस चैनल को भी सपोर्ट करो बच्चों, कि आपकी तरह और बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके, ठीक है। बात की जाए अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ फिनांस का मतलब क्या होता है, मतलब कि अगर आपका मन नहीं कर रहा कि मैं डेट से पैसा नहीं रेज कर रहा, मैं इक्विटी से पैसा रेज नहीं कर रहा, तो आपके पास ऐसे और कौन कौन से सोर्सेज है जिससे आप क्या है पैसा रेज कर सकते हो, पैसे उठा सकते हो, पैसे ले सकते हो बिजनेस के अंदर, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अल्टरनेटिव आपके पास है ई शॉप्स है, स्वेट इक्विटी शेयर्स है, कैश कलेक्ट विद इन अ कंपनी। अब देखो ई शॉप्स और स्वेट इक्विटी शेयर्स आपने 4th सेमेस्टर के अंदर पढ़ा होगा, 1st चैप्टर के अंदर ही कॉर्पोरेट अकाउंट के अंदर। ई शॉप्स क्या होते हैं, ऐसे जो इक्विटी शेयर्स, ऐसे जो शेयर्स होते हैं जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ को दिए जाते हैं, ठीक है। ये कंपनी के एम्प्लॉयज़ के पास ऑप्शन होता है
ठीक है, कि आप उसको परचेज भी कर सकते हैं, आप परचेज नहीं कर सकते। एज आप अगर आपकी इच्छा है उस शेयर्स को परचेज करने की, आप उसको कर सकते हैं, जो कि फ्यूचर के डेट पर परचेज होंगे। ठीक है, आपको अगर इसकी पूरी वीडियो देखनी है तो मैंने आपको अभी जो अक्टूबर के अंदर सेकेंड ईयर का सिलेबस में फर्स्ट चैप्टर करवाया था, कॉर्पोरेट अकाउंट का सेकेंड पार्ट है उसका, उसके अंदर मैंने समझाया था ई शॉप्स। सब वीडियो यहीं से स्टार्ट होगी, ई शॉप्स और इक्विटी स्वैट इक्विटी शेयर्स के, और वहाँ से डीपली कर सकते हैं, इनका डिफरेंस भी देख सकते हैं। ठीक है, अभी अगर इसको समझाने लगी कम से कम 15 से 20 मिनट लगेंगे, क्योंकि पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, फिर इसका कंसेप्ट, फिर इनके बीच में दो डिफरेंस होगा। बट छोटा सा फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, ये एम्प्लॉई के लिए ऑप्शन होता है, एम्प्लॉई इसको परचेज भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता, परंतु ये स्वैट इक्विटी शेयर्स कंपनी अपने एम्प्लॉई को उनके नो हाउ, मतलब कि उन्होंने कंपनी के लिए कुछ अच्छा किया है, कंपनी उन्हें खुश होकर कुछ दे रही है, तो वो उनके लिए ये होता है, जो कि कंपलसरी होता है, ये इनको दिया ही जाता है। ठीक है, ये और थर्ड पॉइंट क्या है कि कैश आप कंपनी के अंदर से ही कलेक्ट कर लिया जाए, इक्विटी और डेट का जब आप नहीं जानते हो, नहीं लेना चाहते हो। ठीक है, तो कलेक्ट द फिनांस फ्रॉम द अदर सोर्सेज एक्सेप्ट, किसको छोड़ के, डेट और इक्विटी को छोड़कर, द सोर्स शुड एबल टू प्रोवाइड एडुकेट फंड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट किया जा सकता है किसी भी सोर्स से, जैसे कि मैंने बताया ई शॉप्स होगी, स्वैट इक्विटी होगी, या फिर कंपनी अपने कंपनी जो है अपने बिजनेस से ही कलेक्ट कर ले। दैट मीन्स कंपनी इंटरनली, जैसे कि आपका बिजनेस है तो अंदर के अंदर ही पैसा कलेक्ट कर ले सभी एम्प्लॉय से, या फिर अपना ही खुद का पैसा। ठीक है, एटीट्यूड ऑफ अ मैनेजमेंट भी डिपेंड करता है कि आप, ये भी फैक्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर इफेक्ट करेगा। एटीट्यूड, मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या भाई, अगर मैनेजर जो होगा ना रिस्क टेकर होगा, मतलब कि हर टाइम तैयार है रिस्क को लेने के लिए, हर टाइम तैयार है किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, तो नॉर्मल सी बात है आपके बिजनेस के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। नॉर्मल सी बात है, जो कोशिश करेगा उसी के पास होगी अपॉर्चुनिटी। और कोई खुशी नहीं है भाई अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए, तो उसके पास थोड़ी ना दौड़ी आएगी। तो कहते हैं कि एटीट्यूड ऑफ द मैनेजमेंट टूवर्ड द रिस्क एंड द कंट्रोल की रिगार्डिंग ऑफ बिजनेस अफेक्ट द फाइनेंशियल प्लानिंग। ये भी बहुत तरह से जो रिस्क होता है और जो कंट्रोल होता है फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत ही अच्छे तरीके से इफेक्ट करते हैं। अगर इफ अ रिस्क टेकिंग नेचर हुआ, बिजनेस के अंदर रिस्क टेकिंग नेचर हुआ, तो यूज मोर अमाउंट ऑफ द बोरो फंड, तो आप ज़्यादा अमाउंट लोगों से उधार लोगे, है ना। बोरो फंड का मतलब होता है लोगों से उधार लेना, जिससे क्या है कि आपको उनको क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो रिस्क टेकर ही हुआ, आप पैसा बाहर से ले रहे हो, क्या पता आपके पास इतना पैसा ही ना हो आगे जाके कि आप उनको पैसा दे पाओ, तो रिस्क ही है। अगर आपके पास रिस्क, आपका नेचर क्या है, रिस्क को अवॉइड करने का है, मतलब कि चल रहने देना, अपने से ही काम चला लेंगे, है ना, तो आप क्या करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा इक्विटी का यूज़ करोगे। दैट मीन्स आप खुद का ओनर कैपिटल का यूज़ करोगे। ठीक है, कंसेप्ट जो कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, तो कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या होता है कि आपका जो कंट्रोल है फुल है या फिर आपका हाफ है। अगर हाफ है तो नॉर्मल सी बात है, अकॉर्डिंग टू योर शेयर कैपिटल आपको उसके अंदर मैनेजमेंट करने के लिए बोला जाएगा, है ना। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड देखा जाता है, एटीट्यूड एक्चुअल में है कैसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड कंट्रोल। गवर्नमेंट की पॉलिसी भी बड़ी इफेक्ट करती है, वही बातें आ जाती है। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी और आपकी बिजनेस की पॉलिसी एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हुई तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अगर दोनों सेम हुई तो क्या होगा कि आप क्या है बिजनेस मार्केट के अंदर अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है चेंजेस इन अ टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर टेस्ट एंड द कंपटीशन फैक्टर। कहते हैं कि कंपनी के अंदर जो देखो, मार्केट में अगर आप उतर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो कस्टमर का जो टेस्ट है ना, जो कंज्यूमर का टेस्ट है ना, वो क्या है, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, हर महीने में चेंज हो जाता है। पहले जैसे एग्जांपल के तौर पर पहले सिंपल पैंट आती थी, जीन्स की बात की जाए, फिर आई पेंसिल पैंट जीन्स, ठीक है, फिर आई डेस्ट्रॉय पैंट, फिर आई जोगर पैंट,
फिर आई पहले बेल बॉटम भी आई थी, बट अब दोबारा से बेल बॉटम आ गई, फिर सिंपल आ जाएगी। मतलब कि ये जो ट्रेंड है ना चलता जा रहा है मार्केट के अंदर। ट्रेंड को भी देखकर क्या है कि बिजनेस को चलना चाहिए। अगर ट्रेंड को देखकर नहीं चले तो दिक्कत हो सकती है। ट्रेंड मतलब कि एक्चुअली मार्केट में चल क्या रहा है। टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है तो आप उस टेक्नोलॉजी को लेकर आओ भाई कंपनी के अंदर। कस्टमर का टेस्ट चेंज हो रहा है, कंपटीशन भी देखना पड़ेगा। कंपटीटर एक्चुअल में कर क्या रहा है, कंपटीटर आपकी तरह ही कर रहा है, अलग कर रहा है। अगर अलग कर रहा है तो उसको देखो कैसे कर रहा है। ये सभी फैक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, अभी तक हमने कर लिया फैक्टर इफेक्टिव, इसके ऑब्जेक्टिव, उसकी मीनिंग, उसकी डेफिनेशन। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इसकी सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइनेंशियल प्लानिंग। ठीक है, सिग्निफिकेंस क्या है फाइनेंशियल प्लानिंग की। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंस। अगर हम फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं हमें क्या क्या इंपॉर्टेंस होने वाले, क्या क्या फायदे होने वाले, बेनिफिट्स होने वाले। सबसे पहली बात कि हेल्पफुल इन ना इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी। आप अपने बिजनेस की एक्टिविटी को जब आप परफॉर्म करोगे ना बहुत अच्छे स्मूथली होगी, क्योंकि आपको पता है कि स्टेप बाय स्टेप हमें ये करना है ना। अगर आपको पहला ही स्टेप नहीं पता तो आप दूसरे स्टेप पे नहीं पहुंच सकते। अगर आपने दूसरा स्टेप कंप्लीट अप कर लिया तो आप तीसरे पे इजिली पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है कि एक्टिविटी का मतलब क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ, मार्केटिंग हुआ, परचेज हुआ, सेल हुआ, ऑल आर डिपेंड अपॉन द टाइमली अवेलेबल ऑफ द सफिशिएंट फंड। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोवाइड एडुकेट फंड फॉर इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द एक्टिविटी। देखो क्या कह रहा है कि जो फाइनेंशियल प्लानिंग है आपको बताती है कि कितना पैसा चाहिए बिजनेस के अंदर, है ना। जो कैपिटलाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि आपको कितना, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही एक लाइन बताई थी जो कि कंसेप्ट आए थे, नैरो कंसेप्ट एंड बॉर्डर कंसेप्ट। नैरो कंसेप्ट में क्या कहा था कि फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट कितनी होने वाली है और उसको फिर कैसे हम डिटरमाइन करेंगे, है ना। तो यही बातें ये कह रही है कि अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है सफिशिएंट फंड की तो जितने भी डिपार्टमेंट है ना सारे बंदे अपना अपना काम टाइमली करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अब देखो सेल डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि मुझे सेट कर दिया अब की बार हम 50 लाख की सेल करेंगे। अब 50 लाख की सेल तो करोगे, बहुत बढ़िया है, कंपनी भी खुश होगी। पर सेल डिपार्टमेंट कहता है कि मैं तभी कर पाऊंगा ना जब मुझे सामान मिलेगा। अब सामान कौन बनाएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा। पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहते हैं कि मैं सामान बना दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सामान बनाने में, परंतु मुझे जो बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कौन लाएगा, परचेज डिपार्टमेंट लाएगा। ठीक है जी, परचेज डिपार्टमेंट बोला कि जी मैं सामान ला दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे सामान लाने के लिए क्या चाहिए, कैश चाहिए, पैसा चाहिए। अब सीधी सी बात है सेल डिपार्टमेंट इनडायरेक्टली सीधा कैश से रिलेट कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो सारी प्रोसेस इजिली कंटिन्यूस चल सकती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है इंश्योर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि आपकी फर्म के अंदर कैपेबिलिटी है कि आपके जो जितने भी दायित्व बनते हैं, जितनी भी लायबिलिटी बनती है, जितनी भी पेमेंट्स बनती है उनको आप टाइमली पे आउट कर रहे हो। ठीक है, अगर आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हो तो कंपनी के लिए बहुत बड़ी दिक्कत की बात है ना। तो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है कि एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू पे द शॉर्ट टर्म डेट ऑन अ टाइम। शॉर्ट टर्म डेट जो होते हैं ना, शॉर्ट टर्म जो दायित्व होते हैं, लाइबिलिटीज होती है, जो बाहर वालों को पेमेंट करनी होती है कंपनी को, वो आप टाइमली करो। ए फर्म रिक्वायर्स सफिशिएंट फिनांस टू द मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसिव एंड द पे फॉर इट्स परचेज। दैट मीन्स डे टू डे एक्सपेंसिव को मीट आउट करने के लिए, मतलब कि आपको उसको पेमेंट करने के लिए आपके पास इतना सफिशिएंट पैसा होना चाहिए कि आप अपनी डेली रूटीन की एक्सपेंसेस को पे ऑफ कर दो। ठीक है, थर्ड उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, हेल्पफुल इन द प्रॉपर कैपिटलाइजेशन। अब कैपिटलाइजेशन का मैंने मतलब बता दिया था। कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है कि आपको कंपनी के अंदर कितनी कैपिटल चाहिए, कितनी कैपिटल चाहिए आपके बिजनेस को रन ऑफ करने के लिए। कंपनी के अंदर कैपिटल ज़्यादा तो नहीं है, कम तो नहीं है, उसको मेंटेन करके रखता है। मतलब कि कैपिटलाइजेशन रेफर टू द वैल्यूएशन ऑफ द टोटल बिजनेस। टोटल बिजनेस को वैल्यूएट करता है कि एक्चुअल में बिजनेस की वैल्यू क्या है। सम टोटल ऑफ द ओवन कैपिटल रेफर टू मीन्स दैट इक्विटी, और बोर्ड कैपिटल दैट मीन्स आपकी डेट की बात की जा रही है। ठीक है जी, the amount required for the purchasing the fixed assets as well as the working capital is the properly determined
अवॉइडिंग द सिचुएशन ऑफ द ओवर कैपिटलाइजेशन एंड द अंडर कैपिटलाइजेशन। ठीक है जी, समझ में आया? मतलब कि ये सिचुएशन ही ना क्रिएट हो जिससे क्या है आपको प्रॉपर कैपिटलाइजेशन करना पड़ेगा। इसके भी हमें सहायता कहाँ से मिलती है? फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग ये डिफाइन करते हैं कि अब जैसे देखो मैंने बताया कि 50 लाख की हमें सेल करनी थी, तो सबका टारगेट सेट हो गया, तो थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो कोई दिक्कत नहीं, बट ज़्यादा अमाउंट में कम ज़्यादा होगी तो ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हेल्पफुल इन द ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? ऑप्टिमम का मतलब होता है बिल्कुल सही, योग्य, जिसके अंदर किसी भी तरह की गड़बड़ ना हो। अब देखो इस पेंसिल का काम क्या है? लिखने का है। अगर मैं इस पेंसिल का काम लिखने के बजाय इसका कुछ और इसका गलत प्रयोग करूं, ठीक है, किसी को ऐसे ऐसे चुभाने में या फिर किसी अदर पर्पस के प्रयोग करूं, तो वो ऑप्टिमम यूज़ है क्या? उसका सही प्रयोग है? नहीं ना। तो ऑप्टिमम का मतलब होता है बिल्कुल इफेक्टिवली यूज़ करना, जिस पर्पस के लिए लिया था उसी चीज़ के लिए यूज़ करना। ठीक है। और कैपिटल स्ट्रक्चर का तो मैं तब बता ही रही हूँ, डेट और इक्विटी का प्रपोर्शन, इनका रेशियो। ठीक है, वो कि अभी हम उसको आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि इनकी जो कॉस्ट है, कॉस्ट की कैपिटल की कॉस्ट है वो हमेशा कम आनी चाहिए। ऐसी कौन कौन सी आप पॉलिसीज़ का, ऐसी कौन कौन सी स्ट्रैटेजी का यूज़ करो जिससे कि आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर, जो आपकी कॉस्ट है कैपिटल की, वो कम आए। नेक्स्ट आता है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड। नॉर्मल सी बात है, यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? जिस पर्पज़ के लिए हम फर्म के बिजनेस को चला रहे हैं उस पर्पज़ के लिए हम वो एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पे फंड की बात की जा रही है, तो नॉर्मल सी बात है, मैंने लोन लिया है घर बनाने के लिए, एग्जाम्पल, ठीक है। अगर मैं उस लोन का प्रयोग घर बनाने के लिए नहीं कर रही हूँ, किसी और सट्टेबाजी में, स्पेकुलेटिव बिजनेस के अंदर कर रही हूँ, या फिर हॉर्स रेस के अंदर मैंने लगा दिए, हॉर्स रेस के अंदर लगा दिए, तो क्या और मैं हार गई, हॉर्स रेस के अंदर हार गई, तो क्या मैं लोन चुका पाऊंगी? उसका इफेक्टिवली यूज नहीं हुआ जिस पर्पज के लिए मैंने लिया था। किस चीज के लिए था? ठीक है, मैंने घर बनाने के लिए लिया था, बट मैंने क्या कर दिया? घोड़ों की रेस में लगा दिया, हॉर्स रेस में लगा दिया। हाउस बनाने के लिए लिया था, हॉर्स में लगा दिया। ठीक है, तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। हेल्पफुल इन द एक्सपेंशन ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस को एक्सपेंशन करने में भी हेल्पफुल होती है फाइनेंशियल प्लानिंग। कैसे? अभी तक कितना पढ़ते आ रहे हो, थोड़ा सा दिमाग में लग गया होगा। अब आपके पास देखो पर्याप्त मात्रा में पैसे हैं, ठीक है, एकदम से आपके यहाँ पर मान लीजिए, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो, बट इन केस नेगेटिव भी लेके चलना पड़ता है ना। इन केस आपके पास रखे 10 लाख रुपए, इन केस आपका एक्सीडेंट हो जाए, बहुत खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाए, ठीक है, तो आपको हॉस्पिटल के अंदर पैसे चाहिए, आपका इलाज करवाने के लिए पैसे चाहिए, तो इनका यूज़ कर सकते हैं, है ना, बैंक में रखें। अगर आपके पास 10 लाख रुपए नहीं हैं तो आप क्या करोगे? लोन लोगे, है ना, लोगे ना लोन। अगर समझ में आ रही है, तो अगर आपके पास प्लानिंग है तो इन केस अगर वो सिचुएशन ना क्रिएट हो, तो अगर आप किसी और पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हो जिसलिए आपने सोचा था, तो प्रॉपर फंड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, तो financial need of the business for the future expansion and the diversifications are the duly estimate and the adequate provision is made for such as need। आपकी नीड के अकॉर्डिंग आपके पास पैसा होना चाहिए। फ्यूचर के अंदर आपको बिजनेस का फैलाव करना है, एक्सपेंशन करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। दैट मीन्स आपकी अगर पेंट की शॉप है, आपकी जस्ट क्लॉथ की शॉप है, तो आप साथ में क्या करना चाह रहे हो? शूज़ की भी करना चाह रहे हो, ठीक है, क्लॉथ के साथ साथ आप जूते भी बेचना चाह रहे हो, तो डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। मतलब कि आप जिस मेन प्रोडक्ट था उससे बिल्कुल हट कर कोई प्रोडक्ट सामान बेच रहे हो, उसको बोलते हैं एक्सपेंशन। का मतलब हो गया कि आप जो पेंट का, जो आपके जो क्लॉथ का प्रोडक्ट जो दुकान है उसके अंदर ही और वैरायटी लेके आ रहे हो, एक्सपेंशन ये होता है। ठीक है, ये तो हो गया आपकी इंपॉर्टेंस एंड सिग्निफिकेंस। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ फिनेंशियल नीड ऑफ बिजनेस। फिनेंशियल नीड क्यों पड़ती है भाई? अब ये इतना बच्चों वाला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है हमसे, ये आपको आंसर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? कह रहा है कि असेसिंग फंड रिक्वायरमेंट, फंड को रेज करने से पहले हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ के लिए है, एग्जिस्टेंस में एक्चुअली हमारे पास कितना पड़ा है हमारे पास पैसा, है ना, यही देखते हैं ना। ये कह रहे हैं कि डिटरमाइन ऑफ द फिनेंशियल नीड क्या है आपकी,
नीड देखते हैं। अगर आपकी नीड आपको पता लग गई, नीड क्या है आपकी, उसके बाद आप रेज करना स्टार्ट कर दोगे। कहते हैं कि बिफोर रेजिंग द फंड, फंड को रेज करने से पहले इट इज एसेंशियल दैट रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड बी करेक्टली एस्टिमेट। आपको फंड को रेज करने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्यों रेज करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपने करेक्टली एस्टिमेट कर लिया, इन अब्सेंस ऑफ द करेक्ट एस्टिमेट फ्रॉम फेस, अगर आपने करेक्टली एस्टिमेट कर लिया तो गुड, बहुत अच्छी सिचुएशन आप फेस कर पाएंगे। अगर आपने करेक्टली एस्टिमेट नहीं किया, आपने किसी भी तरह की गड़बड़ हो गई है, तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, किस तरह की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, इन एडुकेट, दैट मीन्स आपके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं है। सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पैसे हैं। ठीक है, तो इन एडुकेट ऑफ द फंड की सिचुएशन कब आती है, द फंड विल बी नॉट एबल टू मीट इट्स डे टू डे एक्सपेंसेस एंड द पे द शॉर्ट टर्म एंड द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑन द टाइम। सरप्लस के बारे में बात की जाती है, एक्सेस द अमाउंट रिमेन आइडल एंड विल रिड्यूस द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस। क्या कह रहे हैं पता है कि अगर आपके पास फंड नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है, जितने होने चाहिए उतने नहीं है, आपको चाहिए 50 लाख रुपए बट आपके पास है 30 लाख रुपए। ठीक है जी, तो आप अपने जो डे टू डे एक्सपेंसेस हो गए उनकी पेमेंट करने में असक्षम हो गए, है ना। नॉर्मल सी बात, आपके पास पैसे ही नहीं है ना। तो आप जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है उनकी पेमेंट भी नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है उनकी पेमेंट भी नहीं कर सकते, है ना। इन केस आपके पास, आपको चाहिए 50 लाख, आपके पास है 70 लाख। ठीक है, 70 लाख है। ठीक है, तो ये जो एक्सेस के जो 20 लाख है ना, ये आपने किसी से उधार ले रखे होंगे, डिबेंचर से ले रखे होंगे, तो डिबेंचर से ले रखे तो उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपका प्रॉफिट हुआ 30 लाख का, डिबेंचर्स को देने पड़ गए 15 लाख का इंटरेस्ट। ठीक है, ठीक है ना। तो क्या हुआ, कितने का प्रॉफिट बच गया, 5 लाख ही बचा। तो कंपनी अच्छी थोड़ी ना चल रही है। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि कंपनी के पास ज़्यादा पैसा तो ज़्यादा अच्छी चल रही है, नहीं। ये देखेंगे कि कंपनी को किसी को कितना देना है, कितना कैसे देना है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है कंपनी को, अपने डिबेंचर्स को या फिर आउटसाइडर को, अग्रे क्रेडिटर्स को। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट ही 30 लाख है, देना 40 लाख हो लोगों को, तो क्या कंपनी अच्छी सिचुएशन में है, नहीं ना। जिससे कारण क्या, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। अब ये कहोगे कि मैडम ये इस सरप्लस में कहाँ से आ गया, अभी समझाती हूँ बच्चे। कहते हैं कि एक्सेस अमाउंट रिमेन आइडल, ज़्यादा जो बचा हुआ पैसा है ना वो बेकार ही होता है, खराब हो जाता है। मतलब क्यों, क्योंकि उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, जिसके कारण आपकी रिड्यूस हो जाती है प्रॉफिटेबिलिटी। अब देखो, आपके पास 30 लाख रुपए प्रॉफिट था, बट यहाँ पे 15 आएगा, तो आपको 15 लाख रुपए लोगों को देना पड़ गया इंटरेस्ट के तौर पर, 15 लाख ही बचे ना। तो क्या फ़ायदा हो गया उस एक्सेस अमाउंट का, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं हुआ, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी उसने डिक्रीज कर दी है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कंपनी के लिए कि डिटरमाइन करना कि उसकी नीड क्या है, फिनेंस की नीड क्या है। नॉर्मली नीड आपकी 2 तरह से होती है, लास्ट टॉपिक है आपका, नीड आपकी 2 तरह की होती है, फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हम पढ़ते हैं असेसमेंट ऑफ द फिक्स कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो, फिक्स कैपिटल 2 जगह यूज हो सकती है भाई, जरूरी नहीं होता हमें केवल अपनी एसेट्स को, अपने बिजनेस के गुडविल को रेज करने के लिए चाहिए होती है, नहीं। अपनी जो लायबिलिटीज होती है, अपनी जो फिक्स एसेट्स होती है और जो अपनी लायबिलिटीज होती है उनके लिए होती है। ठीक है, दोनों के लिए यूज करते हैं। कुछ एक एक्सपेंडिचर भी ऐसे होते हैं जो हमें भारी भरकम में यूज करना पड़ता है, उसके लिए अमाउंट। तो फिक्स कैपिटल क्या होती है, जो आपकी लॉन्ग टर्म की जो नीड होती है ना, लॉन्ग टर्म की नीड होती है बिजनेस की, उसको फुलफिल करने के लिए फिक्स कैपिटल का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि फिक्स कैपिटल कहाँ पर रिक्वायर होती है, फॉर एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है परचेज ऑफ दोज एसेट्स, उन एसेट्स को परचेज करने के लिए जो लंबे टाइम तक के लिए कंपनी के लिए यूज होंगे, लंबे टाइम तक बिजनेस के लिए यूज होंगे, दैट आर यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, अब मुझे फर्नीचर खरीदना है, अब मुझे टेबल और चेयर खरीदनी है अपनी एकेडमी के लिए, तो मैं
आज खरीदे हैं, इस साल खरीदे, क्या मैं अगले साल भी खरीदूंगी? नहीं ना। एक बार खरीदे हैं, कम से कम 10-12 साल तो चले जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल चाहिए होती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए क्या होना चाहिए? कैपिटल चाहिए। तो ये कहते हैं कि फिक्स कैपिटल रिक्वायर किस चीज के लिए होती है? फॉर एक्वायर द फिक्स एसेट्स, इट्स मे बी द टेंजेबल एसेट्स, इट्स मे बी द इनटेंजेबल एसेट्स। ठीक है जी। टेंजेबल एसेट्स क्या होते हैं? बिल्डिंग होती है, प्लांट एंड मशीनरी होती है, लैंड बिल्डिंग होती है, जितनी भी टेंजेबल एसेट्स है ना, उनको एक्वायर करने के लिए हमें कैपिटल चाहिए होती है। नॉर्मल सी बात है। अब हम जमीन खरीदने लग जाए 10-12 रुपए की तो नहीं मिलेगी, वो करोड़ों में मिलती है, तो हमें ज़्यादा बड़ी अमाउंट की जरूरत होती है। इनटेंजिबल की बात की जाए तो गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया। ठीक है। फिक्स कैपिटल इज आल्सो रिक्वायर फॉर द, ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि केवल हमें फिक्स एसेट्स को एक्वायर खरीदने के लिए ज़रूरत होती है फिक्स कैपिटल। हमें अपने जो एक्सपेंडिचर होते हैं ना, कुछ एक सर्टेन एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके लिए भी फिक्स कैपिटल की ज़रूरत होती है, जैसे कि रिसर्च एक्सपेंडिचर्स, प्रमोशन एक्सपेंडिचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन। अब रिसर्च एक्सपेंडिचर किसी बच्चों को नहीं पता तो मैं आपको बताती हूँ। रिसर्च एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आपको अपने बिजनेस के अंदर क्या और नया करना चाहिए। जैसे कि कंपटीटर कर रही हैं, मतलब कि अपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर रिसर्च करनी होगी कि हमारा बिजनेस कहाँ पर लाई करता है मार्केट के अंदर। अगर नीचे लाई करता है, मतलब नीचे है मार्केट के अंदर, तो क्या होगा? आपको उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? प्रमोशन करनी पड़ेगी। प्रमोशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? जो लंबे टाइम तक हमें क्या करती है? बेनिफिट देती है, जो कि बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल इसका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर एडवर्टाइजमेंट की जाती है ना। नेक्स्ट आ जाता है अंडरराइटिंग कमीशन। अंडरराइटिंग कमीशन क्या मतलब क्या होता है कि जब कोई कंपनी की जो शेयर बच जाती है ना, तो एक ऐसे पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है जिसको स्पेशली वो सारे शेयर्स परचेज कर लेगा और उसको कमीशन भी दिया जाता है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस यूज द फिक्स कैपिटल। आपके बिजनेस के नेचर के अकॉर्डिंग आप फिक्स कैपिटल का यूज करोगे। अगर आपका नया बिजनेस है तो कैसे यूज करोगे? एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो क्या क्यों यूज करोगे? रीजन बता रखा है कैसे कैसे कौन फिक्स कैपिटल का यूज करता है। अगर नया बिजनेस है, नॉर्मल सी बात है, एग्जिस्टेंस के लिए चाहिए होता है ना, उसको इस्टेब्लिशमेंट करनी होगी, प्रमोशन करना पड़ेगा, उसे रिसर्च करनी पड़ेगी, उनके लिए फिक्स कैपिटल चाहिए होती है। बट अगर आपका एग्जिस्टेंस बिजनेस है, जैसे कि आपका पुराना बिजनेस है, तो आपको फिक्स कैपिटल क्यों चाहिए होती है? नॉर्मल सी बात है, आपको डेवलपमेंट के लिए चाहिए होती है फिक्स कैपिटल, आपको एक्सपेंशन करने के लिए चाहिए होती है, आपको आपकी डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए चाहिए होती है। तो फिक्स कैपिटल डिपेंड करता है बिजनेस के नेचर के ऊपर। अब ये बात करते हैं ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो बिजनेस के जो फिक्स कैपिटल को इफेक्ट करते हैं जब हम उसकी प्लानिंग करते हैं। ठीक है। तो एक तो होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। अब इंटरनल की बात की जाए तो विद इन अ बिजनेस की बात की जा रही है, एक्सटर्नल की बात की जाए तो आउटसाइडर होगा, है ना। अब यहाँ पे फिर वही बातें आएंगी, अब इसको हम स्पीड से करेंगे। ठीक है। और ये जो वर्ड है ना, CFC का मतलब होता है फिक्स एसेट्स, फिक्स कैपिटल। FA का मतलब होता है फिक्स एसेट्स। आगे काफ़ी बार आएंगे, कभी सोचो कि ये क्या लिख दिया मैडम ने। ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, नेचर ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का नेचर डिपेंड करता है ये मैन्युफैक्चर है या ट्रेडिंग कंपनी है। ये पॉइंट आ गया होगा समझ में। मैन्युफैक्चर वालों को ज़्यादा फिक्स एसेट्स प्लस में ज़्यादा फिक्स कैपिटल की जरूरत होती है, किसके कंपैरिजन में? ट्रेडिंग कंसर्न के कंपैरिजन में। साइज ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का साइज कैसा है? अगर ज़्यादा बड़ा साइज है तो हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। नॉर्मल सी बात है, जितना बड़ा बिजनेस होगा उतनी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत पड़ेगी, जितनी छोटी सी शॉप होगी उतनी कम इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, है ना। तो रिक्वायर हग अमाउंट फॉर द हग इन्वेस्टमेंट। ज़्यादा बड़ी के लिए हमें ज़्यादा बड़ी अमाउंट ही चाहिए। ठीक है। अगर आपकी छोटी सी बिजनेस है, छोटा सा फर्म है, छोटी सी दुकान है, तो आपको कम अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात की जाती है टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की टाइप क्या है? सिंपल प्रोडक्ट की बात की जाए या फिर कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट। कॉम्प्लिकेटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है जिसके अंदर काफ़ी सारे प्रोसेस, काफ़ी तरह के हमें नॉलेज, काफ़ी तरह की टेक्नोलॉजी का हमें यूज़ करना पड़ता है। अगर सिंपल प्रोडक्ट है जो नॉर्मली सभी दुकानों पर मिलते हैं, है ना। अब मैं एग्जांपल लूँ यहाँ पे टूथपेस्ट का या फिर आपके कुरकुरे लेज का लूँ, तो आपको नॉर्मली सभी दुकान पर मिल जाएगा, है ना, हर दूसरी दुकान मिल जाएगी। बट अगर मैं कहूँ कि लैपटॉप हुआ,
ठीक है, फ़ोन हुआ, क्या आपको सभी दुकानों पे मिल जाएंगे? नहीं ना। तो क्या हुआ है, जिसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आती है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का हम यूज़ करते हैं, नॉलेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, आज की जनरेशन की जो इनोवेशन चल रही है उनका यूज़ हो रहा है, तो आपको ज़्यादा प्रोडक्ट, ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होगी। तो हाई अमाउंट रिक्वायर लाइक द मोटरसाइकिल हो गया, कार हो गया, ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, इनको बनाती है ना। अगर सिंपल हुआ, शॉप ऑयल का जो नॉर्मली जो बेसिक डेली यूज़ की कंजप्शन जो पेरिशेबल गुड्स होती है वो आपको हर जगह मिल जाएगा, है ना। तो प्रोडक्ट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और मार्केट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है, और बिजनेस के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी कैसी कैपिटल चाहिए। नेक्स्ट आता है मोड ऑफ द एक्विजिशन ऑफ द फिक्स एसेट्स। मोड का मतलब समझ रहे हो, किस तरीके से आप लोगे, मतलब कि या तो आप परचेज करोगे या फिर आप हायर करोगे। परचेज का मतलब होता है आप खुद की, आपकी खुद की चीज़ होगी। हायर का मतलब होता है कि आपने किराए पर ले लिया। ऐसे कहते हैं ना कि हम तो अपने खुद के घर में रहते हैं, तो उसका मतलब क्या, उनका खुद का घर है। ये कहते हैं ना कि हम तो रेंटेड घर पे हैं, मतलब उनका खुद का नहीं है, वो किसी और के घर पर रह रहे हैं। अगर आपको कुछ एक फिक्स एसेट्स ऐसी है आप खुद परचेज कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ेगी। अगर आप किसी को वैसे उधार पे ले रहे हैं, किराए पर ले रहे हैं, तो उसको आपको कम अमाउंट पड़ेगी, है ना। तो नॉर्मल सी बात है, खुद का लेंगे तो ज़्यादा अमाउंट, और हायर पर लेंगे तो उसके लिए लेस अमाउंट होगी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ द फिक्स एसेट्स एट द कंसेशन रेट। मतलब कि आपको आपका जो फिक्स एसेट्स है किस रेट पर मिल रहा है। कहते नहीं कि आप अभी खरीदेंगे, दिवाली ऑफर चला था बहुत सारा, 70% ऑफ, 80% ऑफ, 90% ऑफ, है ना। इसी तरह से आपको कितना कंसेशन पे मिल रहा है। अगर आपको हाई कंसेशन मिल रहा है तो आपको कम रिक्वायरमेंट होगी, आपको ज़्यादा कंसेशन पे कम कंसेशन पे मिल रहा है तो आपको ज़्यादा फंड की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। क्या कर रहा है, गवर्नमेंट प्रोवाइड वेरियस कंसेशंस मैनी इंस्ट्रूमेंट लैंड एट अ कंसेशन रेट ऑफ टू प्रमोट द बैलेंस द इंडस्ट्री ग्रोथ। इंडस्ट्री की ग्रोथ करने के लिए कंपनी ने, गवर्नमेंट ने काफ़ी तरह के कंसेशन रूट बना रखे हैं। दैट मीन्स अगर आप खेती के लिए अगर आप ज़मीन खरीद रहे हैं तो आपको इतने % पर खरीदने का मौका मिलेगा। तो इंडस्ट्री हुई या फिर अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रोथ करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, कंसेशन प्रोवाइड करती है कि आपको किसी भी तरह की सब्सिडी नहीं देनी पड़ेगी या फिर टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो कंसेशन रेट भी डिपेंड करते हैं कि आप जब आप फिक्स एसेट्स को परचेज करते हो। अब बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर। ये थे हमारे इंटरनल फैक्टर। अब हम बात करेंगे एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि सीधा डायरेक्टली रिलेट करता था आपके सारे बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे एक्सटर्नल बात की जा रही है तो वैसे पॉइंट जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ कंट्रोल है, जैसे कि जनरल इकोनॉमिक आउटलुक, दैट मीन डायरेक्टली लिंक करता है आपकी डिप्रेशन से और इन्फ्लेशन से। अगर आप मंदी काल आ गई, एकदम से मंदी पड़ गई, सब सामान सस्ता मिल रहा है, तो मार्केट ही गिर गई ना। आपको आपको जो आपकी जो बिजनेस की जो स्ट्रक्चर थी वो बहुत हिल जाएगी, चाहे वो डिप्रेशन हो या फिर इन्फ्लेशन हो। महंगाई आ गई तब भी, महंगाई का मतलब होता है हर चीज़ आपको महंगी मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेक्नोलॉजी चेंज हो गया। टेक्नोलॉजी जितना ज़्यादा चेंज होता रहेगा, जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन रहती रहेगी, जैसे भी फ्लक्चुएशन, जितना ज़्यादा चीज़ें फ्लक्चुएट होंगी ना, तो उतना ज़्यादा ही क्या होगा, आपको पैसे की उतनी ज़्यादा ही रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। डिग्री ऑफ अ कंपटीशन, जितना ज़्यादा हाई कंपटीशन होगा उतना ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, आपके पास पैसा होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज होती जा रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे क्या होगा, कंपटीशन भी इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है जी। शिफ्ट इन अ कस्टमर प्रेफरेंस। कस्टमर प्रेफरेंस का मतलब क्या है कि कस्टमर का जो टेस्ट है, कस्टमर की जो डिज़ायर है, वो डे टू डे एक्टिविटी में चेंज होती जा रही है, ठीक है। तो जो रैपिड चेंज हो रहा है ना कस्टमर की प्रेफरेंस के अंदर, तो आपको उसको समझना पड़ेगा अगर आपको मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करना है, ठीक है। अब बात करते हैं असेसमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल की बात की जा रही है। वर्किंग कैपिटल नॉर्मली क्या होती है, फिक्स एसेट्स, सॉरी करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ठीक है जी, उसे बोलते हैं हम वर्किंग कैपिटल।
इसे हम ये भी कह सकते हैं कि जब हमारी करंट एसेट ज़्यादा होती है करंट लायबिलिटी से, उसे हम क्या कहते हैं, करंट वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज हुई तो हमारी वर्किंग कैपिटल हमारी नेगेटिव में आ जा सकती है ना। एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारी है 20, ये हमारी 15, तो ठीक है 5 आ गया। ठीक है, अगर ये हमारी हुई 20, ये वो हमारी 30, तो ये आ गई नेगेटिव में। तो इसलिए कहते हैं कि जब करंट लायबिलिटी हमारी इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल के नेगेटिव में आने के चांसेस रहती हैं। ठीक है, फिक्स कैपिटल को असेसमेंट करने के बाद फंड रिक्वायर फॉर अ वर्किंग कैपिटल, हमें वर्किंग कैपिटल के बारे में भी सोचना होगा। ये लास्ट पेज है, देन हमारा हो जाएगा टॉपिक फिनिश। ठीक है, देखो वर्किंग कैपिटल जो है 2 तरीके से यूज की जाती है। देखो इसको समझना बिल्कुल आसान है। इट इज अ डिनोट टोटल करंट एसेट्स, यही कह सकते हैं टोटल करंट एसेट्स को डिनोट किया गया है। दूसरा ये कह सकते हैं कि जब हमारी करंट एसेट्स एक्सेस में होती है, किससे, करंट लायबिलिटी से। तो भी मैंने समझाया, एक्सेस ऑफ द करंट एसेट्स ओवर द करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स का मतलब क्या है कि कैश, रिसीवेबल, स्टॉक एक्सेट्रा। रिसीवेबल आपके डेटर और बिल रिसीवेबल भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके बीच में आपको डिफरेंस आपको मिल जाएगा हमारे चैनल पर कंसेप्चुअल स्टडी पॉइंट पर। ठीक है जी, साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिफरेंट तरह के हमें अमाउंट चाहिए होती है डिफरेंट बिजनेस को, क्योंकि हर एक बिजनेस का नेचर अलग होता है, हर एक बिजनेस की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर एक बिजनेस की क्या होती है, स्ट्रक्चर अलग होता है ना। तो उनके साइज के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग, टर्नओवर की अकॉर्डिंग, क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, क्वांटिटी ऑफ द स्टॉक के अकॉर्डिंग, सीजनल फ्लक्चुएशन के अकॉर्डिंग, रेट ऑफ ग्रोथ के अकॉर्डिंग उन्हें वर्किंग कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल में बी फिक्स और द फ्लक्चुएट। अब यहाँ पे ना एक एग्जांपल देती हूँ, बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, इसको करवाने से पहले मेरे को पहले ये एग्जांपल देना पड़ेगा। अब देखो एक दुकान है, ये दुकान है, करियाने की दुकान ही है। ठीक है, अब करियाने की दुकान में सामान आपको फिल करना पड़ेगा, ये सारी दुकान फिल करनी पड़ेगी, जब भी ग्राहक आएगा कि हाँ उसके ऊपर सारे सामान मिल जाता है ना, यही बात होती है ना। जैसे जैसे सामान क्या है बिकता जा रहा है, तो क्या आप उसको फिल नहीं करोगे ना, या वेट ऐसा करोगे कि जब तक सारी दुकान खाली ना हो जाए तब तक मैं फिल नहीं करूँगा। ऐसे कोई दुकानदार देखा है आपने? नहीं ना। जो दुकान में सामान होता है, कुछ परसेंट सामान ऐसा होता है जो हमेशा ही रहता है, जो फिक्स है दुकानदार के लिए कि हमें उसके ऊपर पैसा लगाना ही पड़ेगा, उसको फिक्स मतलब कि स्टोर के अंदर रखना ही पड़ेगा, है ना। तो क्या है, ये परमानेंट हुआ ना, क्या हुआ, परमानेंट हुआ ना। इसके ऊपर आपको अपने कैपिटल को लगाना पड़ेगा, चाहे ये बिके या ना बिके, तो ये फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल हुआ। ऐसा सामान जो आपको रखना ही पड़ेगा, मतलब कि ये तो है नहीं आप सारा सामान फिल करके रखोगे, इसमें से मान लीजिए सामान बिक गया तो आप धीरे धीरे करके दोबारा से ले आओगे। बट अगर आप ये थोड़ी ना कहोगे कि मैं सारी दुकान पहले सेल कर लूँ फिर दोबारा से भरूंगा, नहीं ना, धीरे धीरे लेके आते हो ना। तो ऑलरेडी जो वर्किंग प्रोसेस में रहता है ना, वो आपको क्या करना पड़ेगा, फिल करके ही रखना पड़ेगा। तो यहाँ देखो तो कह रहे हैं कि वर्किंग कैपिटल में भी फिक्स और फ्लक्चुएट। वर्किंग कैपिटल कैसी हो सकती है, फिक्स भी हो सकती है और फ्लक्चुएट भी हो सकती है। फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, मेनली डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन साइकिल के ऊपर। यहाँ पे मैन्युफैक्चर कंपनी की बात की जा रही है। कहते हैं कि रॉ मटेरियल आपने परचेज किया, ठीक है जी, रॉ मटेरियल को आपने किस में कन्वर्ट करोगे, फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट करोगे, है ना। फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको कौन चाहिए होगा, या मशीन में डाला अपने आप हो जाएगा, उसको डालने के लिए भी तो इंसान चाहिए, लेबर चाहिए ना। तो आप क्या करोगे, लेबर को अपॉइंट करोगे, तो लेबर की कॉस्ट आएगी, है ना। फिर सामान आपका बिकेगा, फिनिश गुड्स किस में कन्वर्ट होगा, आपके कैश में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। बट यहाँ पर क्या एग्जाम्पल है कि आपने सामान मशीन में डाला, ठीक है, तो मशीन में जो आपने आटे की चक्की देखी है,
आटे की चक्की वाला अंकल क्या करता है, उसके ऊपर मोगला होता है, उसके ऊपर कनक डालता रहता है कनक, ये जो प्रोसेस होके चलती रहती है। जो यहाँ पर बीच में जो अटका हुआ हमेशा परमानेंट जो व्हीट है ना, जो गेहूं है, परमानेंट फंसा ही रहता है। मतलब कि हमेशा कोई ना कोई जब तक यहाँ से नहीं गुजरेगा तब तक आपका यहाँ से आटा नहीं निकलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो परमानेंटली जो फिक्स होता है ना, ये आपका फिक्स वर्किंग कैपिटल की तरह काम करता है, जो आपका हमेशा ही कंपनी के अंदर लगेगा, मैन्युफैक्चर कंपनी के अंदर लगेगा, है ना। अब यहाँ से क्या है, गुड्स किस में कन्वर्ट, क्या पता आपने सेल जो सामान जो सेल किया वो क्रेडिट में किया हो, है ना, आपके डेटर क्रिएट हो गए। इन केस जब डेटर कैश में पेमेंट करेगा तब कहीं जाकर आपको वो पेमेंट होगी, वो कैश में कन्वर्ट होगा। लास्टली द फर्म विल बी अगेन हैव द कैश व्हेन द डेटर पे, जब कैश में डेटर पे करेगा ना तब कहीं जाके आपको पैसे मिलेंगे। तो लेंथ ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल क्या होगी, परचेज ऑफ द रॉ मटेरियल एंड द रिसीविंग ऑफ द कैश फ्रॉम द डेटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक का सफर आपको तय करना है ना। तो जो जितनी ज़्यादा लंबी क्या होगी प्रोडक्शन साइकिल होगी, उतनी ज़्यादा आपको फिक्स कैपिटल की जरूरत होगी, फिक्स वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, फिक्स वर्किंग कैपिटल की आपको ज़रूरत होगी। क्योंकि क्या पता कब रॉ मटेरियल कैश में कन्वर्ट हो जो आपने सामान बनाया था, है ना। तो लॉन्गर द साइकिल हायर फिक्स वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो फ्लक्चुएट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फिक्स वर्किंग कैपिटल क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल ओवर एंड अबव द फिक्स वर्किंग कैपिटल इज नोन एज द फ्लक्चुएट वर्किंग कैपिटल। ये कहते हैं कि इस प्रोसेस में तो चाहिए ही चाहिए वर्किंग कैपिटल, ये तो हो गया फिक्स्ड, और इससे ऊपर और ऊपर ओवर एंड अबोव जितनी भी कैपिटल होगी ना वो फ्लक्चुएट होगी। फ्लक्चुएट का मतलब क्या है, जो कन्वर्ट होती रहती है, जो चेंज होती रहती है। फिक्स का मतलब क्या है, जो फिक्स है। अब सामान यहाँ पर जो पड़ा है ना वो फिक्स है, ठीक है, और ये जो क्या है सामान बिका आ गया वापस, सामान बिका आ गया वापस, ये फ्लक्चुएट है, ठीक है। तब ये देखो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने इसके लिए लिया था, पर मैंने इसको आपको पहले समझा दिया। क्या कह रहा है, फॉर फिटिंग ऑफ अ बॉक्स इन अ शॉप, एक करियाने की दुकान है, इसके अंदर मैंने डब्बों को फिक्स करवाया, उसके लिए मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, और इन डब्बों को फिल करने के लिए मतलब सामान से भरने के लिए मुझे 2 लाख रुपए चाहिए, ठीक है। अब ये थोड़ी ना है कि जब तक सारे डब्बे खाली नहीं हो जाते, यही बात आ जाएगी दोबारा से, क्या आप तब तक सामान लाओगे नहीं ना। जो इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो सामान बचा रहेगा वो फिक्स्ड वर्किंग कैपिटल रहेगी, ठीक है जी। तो क्या कह रहे हैं, टोटल अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल कैन बी एस्टिमेट बाय द एस्टिमेट द नीड ऑफ द वर्किंग कैपिटल। मतलब कि आपको टोटल कितना वर्किंग कैपिटल की जरूरत है वो एस्टिमेट किया जाएगा थ्रू द वर्किंग कैपिटल। ये किस चीज़ से एस्टिमेट होता है, फॉर मेंटेनिंग द एडुकेट स्टॉक को देखोगे कि आपके पास कितना स्टॉक पड़ा है, उसके हिसाब से जो अभी हमने एग्जांपल दिया। फॉर रिसीवेबिलिटी का मतलब क्या होता है, रिसीवेबल का मतलब होता है कब आपका पैसा क्या है वापस आ रहा है, रॉ मटेरियल से कैश के अंदर कब कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। फॉर पेइंग डे टू डे एक्सपेंसेस, अगर आप डे टू डे एक्सपेंसेस टाइमली पेमेंट करना चाहते हैं, टाइमली पेमेंट हो रही है, तो क्या होगी, आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत होगी, जैसे कि आपकी वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, अदर एक्सपेंसेस हो गया, है ना। फॉर कंटीजेंसी, कंटीजेंसी का मतलब ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत से बच्चों को इसका मतलब नहीं पता होता। कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है, अकस्मात आने वाली घटनाएं, मतलब कि एकदम से कोई भी घटनाएं आ जाए, एकदम से कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाए जो आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, तो उसके लिए भी आपको कैश रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वर्किंग कैपिटल। आपने देखा होगा कि आपकी जो बैलेंस शीट होती है ना, उसके आप नोट में लिखते हैं कंटीजेंसी, आप कभी भी बैलेंस शीट के अंदर शो नहीं करते, कभी देखना आपने वर्किंग नोट में देखा होगा। तो इस चीज़ के लिए भी वर्किंग कैपिटल जरूरत होती है। आई होप आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई फिर भी दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। और आपको ये नोट्स क्या है टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।